जिन्ना साहब की बहुत सी तकरीरों जो है उसमें वो इसी शरीयत और मजहब वाली बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए नजर आते हैं। नहीं, जो पहले ये था कि अवामी मुस्लिम लीग, उन्होंने उसमें से ना बिल बाद अज़म मुस्लिम के लफ्ज़ निकाल दिया। ये सारी जो चीज़ें बढ़ रही हैं, तो एक कोई भी ऐसी सियासी जमात नहीं है मौजूद जो लोगों की नुमाइंदा जमात कही जाए। कि भुट्टो साहब भी माशाल्लाह की नर्सरी में हो गए। खान साहब के ऊपर भी यही इल्ज़ाम लगता है कि उनको भी इस्टेब्लिशमेंट ने प्रमोट किया, बाकायदा जनरल्स के नाम लिए जाते हैं। तो ये नहीं था कि अयूब खान साहब जो है ना भुट्टो साहब को प्रमोट कर रहे हैं या जिस वक्त वो कर रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि वो एक सियासी पार्टी बनवाने में भी कोई किरदार अदा करेंगे। या यानी पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में निस्बतन ज्यादा ऑर्गेनिक जमात। बिल्कुल कोई पता था कि मैंने यहीं रहना है, मगरबी पाकिस्तान में, मशरकी पाकिस्तान में मेरी कोई जगह नहीं। तो जलसा में उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो है ना वो मुझे उस अयूब हुकूमत से अलग होने का ऐलान किया था। 67 के बाद इलेक्शन तक तो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का थोड़ा सा स्टांस हमें वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, और उसके बाद हमें इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती कि कोई लीडर जो है ना वो किसी दूसरे सूबे का हो और वो किसी दूसरे सूबे में जाके अपनी किसी सियासी जमात की बुनियाद रखे। माशाल्लाह, मतलब ये दुनिया का एक वाहिद मुल्क है जहाँ 23 साल तक इंतखाब ही नहीं होते। तक हमारा आइन जो है वो एक लूला लंगा सा आइन है। उन्हें भुट्टो साहब को मुर्द इल्जाम ठहराया जा सकता है। अब पंजाब में अगर आप मुकम्मल सीटें नहीं ज्यादा निकाले तो आप तो फेडरल में आ ही नहीं सकते। कभी मुझे भुट्टो साहब का कोई बयान रिकॉर्ड में नहीं मिलता जिसमें उन्होंने कहा कि शेख मुजीब साहब को इख्तियार दे देना चाहिए। मैंडेट में देखिए, वन मैन वन वोट की बुनियाद पे मैंडेट में तो तफरीक नहीं कर सकते आप। ये कर सकते हैं किसका ये भुट्टो साहब ने जो ये सारे काम किए ये मजहबी वोटर को अपनी तरफ खींचने के लिए किए। ख्याल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से जो बड़ी एक मिस्टेक हुई है, गलती हुई है, वो इलेक्शन को कबल अज़ वक्त था। 1985 के इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं तो क्या ये माशाल्लाह की एंडोर्समेंट नहीं है एक तरह से? ऐसे लोग इस अमल का हिस्सा बने जिनके नज़दीक जो सियासत थी वो खालिस्तन मफादात की सियासत को कहते हैं। बिल्कुल ठीक, आपने जो कुछ किया 78, 79 से लेके 86 तक उसका कोई आप अवाम में मोहब्बत पीपल्स पार्टी की कम नहीं कर सके। और पीपल्स पार्टी के वोटर को क्या पड़ी है कि वो तहरीक इंसाफ की तरफ मुराजियत कर। पीटीआई के पास था मौका कि पीटीआई कराची में, सिंध में अपनी जड़ें मजबूत करने की तरफ सोच सकती थी। प्रोपेगेंडा होता है कि सिंध में कुछ भी नहीं किया और फलां नहीं किया और ये नहीं किया, सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सारी चीज़ें भी हैं। चूँकि वहाँ से जब भी कोई खबरें आती हैं तो वो बुरी खबरें हमें सुनाई जाती हैं का जो वो पैर काट गया तो उसको भी पीपल्स पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है, हर तरीके से की जाती है। लेकिन अब ये देखें ना कि खैबर पख्तूनख्वा में एएनपी को देख लें, कितना मजबूत उनका एक नजरियाती वो था। लेकिन अब इस दफा देखें कि वो सीटें नहीं निकाल सकी। जो यूपी में खान साहब की गवर्नमेंट्स जो है वो डिलीवर नहीं कर पाई। लेकिन इमरान खान साहब ने उसी वक्त ही लोगों की हमदर्दी हासिल कर ली थी जब उन्होंने 27 मार्च का जलसा किया था इस्लामाबाद में और साइफर लहराया। मेरा नाम हाशिर इब्न इरशाद है और मेरे साथ अहमद एजाज मौजूद है। पाकिस्तान में इस वक्त 3 बड़ी सियासी पार्टियां जो हैं वो मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये हमारी जो वीडियो सीरीज़ है इसमें हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख को समझने की कोशिश करेंगे। उनका माजी क्या रहा, इस वक्त उनकी पोजीशन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कैसी है और पीपल्स पार्टी का फ्यूचर हम क्या देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी को एक दौर में एंटी एस्टैब्लिशमेंट जमात समझा जाता था। हालिया सालों में पीपल्स पार्टी के ऊपर इससे मुखालिफ टैग भी बाज़ दफ़ा चस्पा हुआ। पीपल्स पार्टी पंजाब में उनकी जो बहुत मजबूत पोजीशन किसी ज़माने में थी वो मजरू हुई। उसके बाद हमने उन्हें दोबारा आप यूँ समझिए उनकी निशत सानिया होते अब देख रहे हैं। पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर हमेशा से एक मजबूत पार्टी है, बाकी सूबों में भी उसकी नुमाइंदगी मौजूद है। और पाकिस्तान में एक वक्त बयानिया ये था कि या तो आप पीपल्स पार्टी के साथ हैं या पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं। तो इस आइदर पीपल्स पार्टी वो प्रो पीपल्स पार्टी वोट और एंटी पीपल्स पार्टी वोट। बाएं बाजू की जमात भी समझा गया, सोशलिस्ट जमात के तौर पर भी उसको किसी ज़माने में लोगों के जहन में उसको रजिस्टर कराने की कोशिश की गई। भुट्टो साहब जिन्होंने पीपल्स पार्टी बनाई, पाकिस्तान की तारीख के अभी तक आज तक की तारीख में सबसे करिश्माती शख्सियत समझे जाते हैं। तो पीपल्स पार्टी की तारीख का अहाता, पीपल्स पार्टी की फॉर्मेशन में क्या अवामिल कार फरमा थे, पीपल्स पार्टी ने किस तरह अपना सफ़र तय किया, पीपल्स पार्टी को क्या नुकसानात हुए, क्या फ़ायदे हुए, कहाँ से कहाँ वो पहुँचे हैं, और अब हम पीपल्स पार्टी के लिए मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं। जी अहमद साहब, पीपल्स पार्टी
कहानी कहाँ से शुरू करें? मतलब क्या हम पीपल्स पार्टी की फॉर्मेशन जो 1967 में हुई वहां से शुरू करें, या पीछे चलें और ये समझने की कोशिश करें कि पीपल्स पार्टी की फॉर्मेशन तक जो अवामिल मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के पाकिस्तान बनने के बाद या पाकिस्तान बनने से पहले भी जहाँ से कहानी शुरू होती है वहां से आगाज करें 1945 से? क्या ख्याल है हाँ, मेरे ख्याल में यही देख लेना ज़रूरी है कि भाई इनके क़याम से पहले, यानी कि पीपल्स पार्टी की तश्कील से पहले जो पाकिस्तान में किस तरह की सियासत हो रही थी, कौन से जो है वो अदवार गुजरे थे और कौन से हुक्मरान थे। तो मेरे ख्याल में अगर हम इसको इस पहले हिस्से में अगर देख लें तो थोड़ा सा समझने की आसानी रहेगी। पीछे तो हम बहुत जा सकते हैं, लेकिन लेट व्हाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम 1945, वहां से शुरू करें, पाकिस्तान बनने से 2 साल पहले। देखिए, अगर हम 45 और 46 के इलेक्शन को देखें या उसके बाद फिर अगर हम 55 तक आए तो उस वक्त तक हमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ज्यादा सामने नजर नहीं आते ना, का हिस्सा नहीं है वो सियासी तरीका, हमें ऐसा नजर नहीं आते। तो ये तो फिर आ रहे हैं आगे अयूब की हुकूमत के साथ ही, फिर उससे आगे चल रहे हैं, अयूब से पहले भी। तो अगर हम 45 और 46 की बात करें, फिर उसके बाद हम अगर पाकिस्तान के क़याम की बात करें तो उस वक्त के जो हमें बड़े सरकर्दा लीडर नज़र आते हैं वो या तो मगरबी पाकिस्तान के लोग हैं या मशरकी पाकिस्तान के लोग हैं, वो भी ज़्यादातर वो लोग हैं या जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ते चले आ रहे थे, पॉलिटिक्स कर रहे थे, या यूनियनिस्ट पार्टी से जो वबस्ता लोग थे वो थे ज़्यादातर। फिर जो बंगाल के जो लोग थे वो सियासत में उसमें इन्वॉल्व थे। 47 में जैसे कि पाकिस्तान बना तो 47 में गवर्नर जनरल बने जिन्ना साहब, लियाकत अली खान साहब को उन्होंने वज़ीर आज़म बनाया। तो उस वक्त लियाकत अली खान से ज़्यादा साफ ज़रा के मौजूद लोग थे जो, लेकिन शायद उनको कुर्ब उस तरह मुयसर नहीं था जिन्ना साहब का जिस तरीके से लियाकत अली खान साहब को था। तो और क्या मतलब ये भी हम बात कर सकते हैं कि जब पाकिस्तान बनता है तो जो लोग द वंस हु आर कॉलिंग द शॉट्स, उनमें से किसी का पाकिस्तान में कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी या पाकिस्तान में कोई इंतखाबी सियासत में कोई किरदार मौजूद ऐसा नहीं था, मतलब बिल्कुल ऐसा। और दूसरी बात यह है कि जो मशरकी पाकिस्तान है जिसकी जो तनासब जात था आबादी का या वो ज़्यादा था, लेकिन वहाँ से अगर आप देखें तो शुरू में हमें वहाँ के जो बड़े लीडर जो थे वो हमें नज़र नहीं आते शुरू के आगाज़ में। अगरचे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो है वो दूसरे गवर्नर जनरल बनते हैं, फिर वो वज़ीर आज़म भी बनते हैं, लेकिन जैसे कि तश्कील हो रही है पाकिस्तान की तो उस वक्त हमें ऐसे लोग नज़र आते हैं जो साफ ज़रा के जिनकी अपनी कोई ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं थी और वो किस तरह की सियासत का बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऐसा हिस्सा भी नहीं थे। तो यूँ अगर हम देखेंगे जैसे आजकल जैसे बातें ज़्यादा हम देखते हैं सुनते हैं, मुजीब शेख मुजीब के हवाले से बात होती रही, चूँकि एक बड़ा किरदार है हमारे पास शेख मुजीब साहब का, सबूत ढाका हुआ सारी चीज़ें हुई, आज भी हमारी ये बहसें हैं बड़ी, इस पर हम बड़ा ज़्यादा हमारी इस पर बहसें रहती हैं कि जो सबूत ढाका में कौन कौन रहा था इन्वॉल्व था। अच्छा, मैं सबूत ढाका से अगर आपको पहले ले सबूत ढाका तो अभी बहुत उस पर 1945-46 में जो इंतखाबात वगैरह होते हैं हमें वाज़े तौर पे ये पता लगता है कि कम से कम इस खित्ते में जो आज जिसमें पाकिस्तान मौजूद है, यहाँ मुसलमानों की ज्यादा पसंदीदा जमात जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग उभर के सामने आती है। एक तरह से एक स्प्लिट सा लगता है कि जी कांग्रेस शायद हिंदू अक्सरियत की जमात है और मुस्लिम लीग जो है मुस्लिम अक्सरियत की जमात है। इंतखाबात हो जाते हैं, चले बाद में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तकसीम हो जाती है, कांग्रेस बिकम्स अ फोर्स टू रेकन विद इन इंडिया और बरसों उनका इक़्तिदार रहता है और अभी भी वो बहुत फाल है, ठीक है, अभी भी फाल है, लेकिन बरसों में इक़्तिदार है। अच्छा, पाकिस्तान बनने की लेकिन फौरन बाद जो है मगरबी और मशरकी पाकिस्तान को अगर हम एक पाकिस्तान कंसिडर करेंगे, इवन मगरबी पाकिस्तान, तो मुस्लिम लीग की वो पोजीशन हमें नजर नहीं आती। मतलब मुस्लिम लीग अचानक शिकस्त और रेख्त का शिकार हो जाती है, हिस्से बखरे होने शुरू हो जाते हैं, उसमें से नई जमातें निकलनी शुरू हो जाती हैं, लोगों को कुछ समझ नहीं आती कि पॉलिटिकल, मैं इसलिए कि पीपल्स पार्टी तक पहुंचने के लिए समझना पड़ेगा कि मुल्क में कोई पॉलिटिकल फोर्सेज ऐसी मौजूद थी जिन पे लोगों का एतमाद था कि नहीं था। तो लोगों का जो एतमाद है जो मजरू हुआ, यानी मुस्लिम लीग वो पोजीशन नहीं बना सकी पाकिस्तान में जो कि कांग्रेस ने इंडिया में अपनी मुस्तहकम पोजीशन राइट आफ्टर पार्टीशन बना ली और उनको चैलेंज करने वाला शायद ही कोई था टिल सच टाइम के बाद में कोalition गवर्नमेंट्स आई और फिर भारतीय जनता पार्टी अब हम देख रहे हैं। उसमें दो तीन फैक्टर्स हमें नजर आते हैं, मैं उस पर आपकी ओपिनियन जानना चाहूंगा। एक तो ये कि जिन्ना साहब जब आते हैं 1 साल उन्हें सिर्फ मिलता है मुश्किल, उस 1 साल के अंदर हमें यहाँ पे 2-3 बड़े बड़े इंसिडेंट नजर आते हैं जो बेसिकली गैर जमहूरी रवैयों के नुमाइंदा है। बाबड़ा इंसिडेंट उस दौर में होता है, सरहद की गवर्नमेंट जाती है, सिंध की गवर्नमेंट जाती है,
जो खान ऑफ कलात के साथ जो हमारे मुआहदे थे उनके ऊपर एक और नई कहानी और नया वो खुल जाता है, ले दे के पंजाब रह जाता है जहाँ पे कोई ऐसी शायद काम नहीं होता। तो वहां से शायद पहली दफा ये एहसास, पहली दफा से होना चाहिए कि पंजाब इज प्रोबेबली वो वही हम कहते हैं कि बड़ा भाई पंजाब अपने आप को कहता है, बट बाकी सूबे जो है वो समझते हैं कि पंजाब हमारा हकूक जो है कसब कर रहा है। मशरकी पाकिस्तान के अंदर वंस अगेन जबान के मामले में बहुत शुरू के अंदर मसला खड़ा हो जाता है, कायदे आजम के कुछ बयानात भी उसमें कंट्रोवर्शियल बनते हैं। तो ये जो हमारी आगाज ही में गैर जमहूरी रवैये हैं, ये इसके अगर पीछे जाए इन द हाइंडसाइट तो ये ठीक नहीं हो सकती थी ये कहानी, इसको किसी और तरीके से हैंडल नहीं करना चाहिए था हमें। देखिए इस वक्त भी जो हम बहस करते हैं ना, जो बातें हो रही होती हैं उसमें भी ज़्यादातर हम बातें यही कर रहे होते हैं कि जो एक तरह से जो ग्रुपिंग थी ना कि भी ये बेहतर हैं और ये उनके ज़्यादा करीब हैं और ये ज़्यादा यानी कि कुछ बेहतर नहीं है या उनके ज़्यादा करीब नहीं, तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें चल रही थी। मसलन आप ये देखें कि जो 3 बड़े लीडर थे पाकिस्तान जब बन रहा था, जब बन चुका था उस वक्त, जो बंगाल से ताल्लुक़ रखते थे, मसलन मशरकी बंगाल से, मसलन ख्वाजा नाज़मुद्दीन है, मौलवी फजल हक साहब हैं शेर बंगाल जिन्होंने करारदाद लाहौर पेश की, और हुसैन शहीद सुहरावर्दी साहब। अच्छा, अब ये उस वक्त इनके कुछ इख्तलाफात भी चल रहे थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ, और ये वो तीनों लोग ऐसे थे कि जो बड़े सतह के लीडर थे, ऐसे नहीं थे। और ये इनकी अवामी, ये एक तो ये था कि ये उस तरफ भी और इस तरफ भी दोनों सतहों पर, दोनों साइडों पर इनकी मकबूलियत थी अवामी सतह पर ना, इनको लोग, इनकी कबूलियत थी इन दोनों जगहों पर। लेकिन इन तीनों लोगों के, और तीनों लोग जो थे इनमें से 2 जो लोग हैं वो वज़ीर आला भी रह चुके थे 1937 से 43 तक, मौलवी फजल हक। अच्छा, अब ये होता है कि अब ये तीनों लोग देखें कि जब ये 3 लोग मौजूद हैं तो इनको 58 तक इख्तियार भी तीनों को मिलता है जुज़वी तौर पर, यानी कि 54 के जो इलेक्शन हुए थे जिसमें जगतू फ्रंट ने जो है ना वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बुरी तरह शिकस्त मशरकी पाकिस्तान में, उस वक्त जो है ना ये इनको ये वज़ीर आला बने मौलवी फजल हक। फिर उसके बाद हुसैन शहीद सुहरावर्दी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी रहे, ख्वाजा नाज़मुद्दीन भी रहे। लेकिन इन 3 लोगों की जो हुकूमतें थीं बिल तरतीब जिस तरीके से ख़त्म हुई, इन दोनों पर तो शदीद किस्म के इल्ज़ाम लगे, गद्दार होने का इल्ज़ाम लगा। तो इनकी हुकूमतों को यानी कि ख़त्म किया गया, किसी को गद्दार कहकर ख़त्म किया गया, किसी के ऊपर कोई दूसरे इल्ज़ाम थे। अच्छा, अब ये जो चीज़ें सारी चल रही हैं ना, तो यही अदम इस्तेकाम को लेकर आ रही हैं। नहीं, लेकिन एक फेडरल, क्योंकि देखिए मगरबी पाकिस्तान है तो एक पाकिस्तान है सपना, तो लोगों का ये सोचना जो है ये हक बजानिब होता है कि अगर ये इस गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, तो लोगों की नुमाइंदगी कहाँ है फेडरल सत्ता के ऊपर। मतलब उस दौर में जो लोग वजीर आजम बन रहे हैं, जो लोग गवर्नर जनरल बन रहे हैं, गवर्नर जनरल कॉलिंग शॉट्स कायदे आजम से लेकर बाद में सिकंदर मिर्जा तक, तो ये बेचैनी जो थी और किसी जमहूरी नुमाइंदा अक्सरियत का मरकज में ना होना जो है, वो बुनियादी तौर पर राह हमवार कर रहा था शायद नई पॉलिटिकल पार्टीज के इमर्ज होने की। मतलब जगतू फ्रंट जो है वो भी मुख्तलिफ एक मजमुआ था, वो मशरकी पाकिस्तान में बन गया, बट उसके बाद हमें नजर आ रहा है कि मशरकी पाकिस्तान में भी जगह बन रही है नई कुव्वतों के आने की, क्योंकि पुरानी कुव्वतें जो हैं वो अवाम को जो उनका हक है वो नहीं दे पा रही, और मगरबी पाकिस्तान में भी ये स्पेस उसी तरह क्रिएट हो रही है। बिल्कुल, एक तो ये भी था, दूसरा ये देखना कि जो अवामी लीग है ये पहले अवामी मुस्लिम लीग थी। अच्छा, ये भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से ही निकली। अच्छा, इसी तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से आगे जाकर फिर अयूब खान ने भी बनाया, और बहुत सारी इसमें से कन्वेंशन लीग बनी, और इस तरह के ना कयूम लीग बनी, और इस तरह के इसके हिस्से बखरे जो है वो होते हैं। लेकिन अब ये देखें ना कि अगर हम शुरू में देखें कि अवामी जो मकबूलियत की बात है, अगर हम 1945-46 का इलेक्शन देखें तो वो उसमें जो वोट डालने का हक होता था वो मखसूस तबके को हक होता था, आम आदमी उसमें शरायत होती थी कि ये वन मैन वन वोट नहीं था। और फिर 51 से लेके 54 तक जितने इलेक्शन में वन मैन वो शरायत अगर हम बता दें मतलब लोगों के लिए, उसमें तालीम याफ्ता लोग हों, साहिब जायदाद हों, यानी कि इस तरह के लोग जो थे वो चंद एक लोग बनते थे, यानी कि वो समझें कि भाई 10% बनते होंगे बामुश्किल, तमाम 90% या 95% ऐसे लोग थे जो वोट ही नहीं डालते थे। अच्छा, फिर 1951 से 54 तक जो इलेक्शन होते हैं, सूबाई इलेक्शन होते हैं,
उसमें वन मैन वन वोट की बुनियाद पर इलेक्शन हो रहे हैं। और फिर वफाकी जो सूबाई जब वफाकी तर्ज के होने थे तो उसमें भी यही होना था। लेकिन चूंकि आइन नहीं बन रहा था, आइन बनाने में मुसलसल जो है ना वो दिक्कत पेश आ रही थी। अच्छा, आइन बनाना इतना मुश्किल, इतना खौफनाक मरहला क्यों था हमारे लिए? वो ये था ना कि बड़ी मुश्किलात, वो देखे ना अदम इस्तेकाम में चीजें बदल रही हैं मुख्तसर। जैसे 90s में हमारे यहाँ हुकूमतें यकदम जाती रही हैं, वहां पर भी आप देखें कि इस 47 से लेकर 58 तक आपके कितने गुजरे आजम चेंज हुए। ये अदम इस्तेकाम था अपनी जगह, या एक बेसिकली खौफ था कि आइन बनाना जो है वो इनकी अपनी पावर्स को कर्टेल कर लेगा जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं? बिल्कुल साफ जरे। एक तो इस तरफ जिस खिते में हम बैठे हुए पाकिस्तान के, ये तो खौफ ज्यादा इसी तरफ ही था ना। दूसरी साइड पे इस तरह का नहीं चीजें था और वो चीजों को और तरीके से लेकर चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे मुसलसल यही एक तरह से रेशादानियां सी हो रही थी और ये 58 तक 56 तक चलती हैं। 56 में आइन बनता है, फिर वो 58 में मार्शल आ जाता है, तो फिर उसके बाद एक नई सूरत हाल खड़ी हो जाती है। अब 58 से अब जो 67 तक जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क़याम अमल में आता है, इस दौरान देखें कि आमरीत है और एक तरफ से वही सदारती निज़ाम हो रहे हैं। 59 में जो है ना वो काउंसलर जो है उनका इंतखाब हो रहा है 80,000 के करीब। फिर वही जो है जो कॉलेज आपने बना दिया, कॉलेज बनता है जो सूबाई हुकूमत तश्कील करेगा, सदारती निज़ाम भी करेगा और वफाकी भी करेगा। अच्छा, अब इसमें अगर आप ये देखें कि उस 60s में पूरी में देख लें कि जो शेख मुजीब हैं, जिनके बारे में अभी हम चूंकि दोबारा उस तरफ आते, जिनके बारे में ज़्यादा बात हो रही थी अभी हालिया दिनों में, तो वो जब ये तीन जिन लोगों का हमने नाम लिया उस वक्त शेख मुजीब हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे ना वाज़े तौर पर। अच्छा, ये 60s में सामने आते हैं, वो देते हैं क्या नाम है ये जो इसको जो अपने 6 नुकात देते हैं, तो 6 नुकात के बाद इन पर फिर, लेकिन इसकी कहानी तो बहुत पहले से शुरू हुई थी ना। 50s के अंदर ही लिसानी फसादात तो शुरू हो जाते हैं। फसादात तो शुरू हो चुके थे, बिल्कुल ऐसा ही। उर्दू बंगला वाली कहानी तो हो गई थी, बिल्कुल ऐसे ही। वो बुनियाद डाल दी गई थी जिस पर हमने फैसला कर लिया था कि बिल्कुल मतलब एक हमने अब जो हम किताबें पढ़ते हैं उसमें इल्यूजन तो ये क्रिएट करते हैं ना कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कायम किया गया, लेकिन पाकिस्तान बनने के 6-7 साल के अंदर ही ये कहानी खुल जाती है कि बेसिकली जबान जो है वो शायद इस वक्त मजहब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो उसको बाइंडिंग फोर्स के तौर पे हम नहीं ले सकते मजहब को। मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान में सकाफत के मुश्तरकात जो है वो शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बुनियादी तौर पर एक इल्यूजन था। मतलब माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के तहत तो शायद एक मुल्क बनाना ठीक है, लेकिन उस मुल्क को जब आप एक नजरिया देते हैं, जो नजरिया एक्चुअली पॉइंट बाद में होता है, मतलब अगर हम तारीख पढ़ें तो पाकिस्तान बनते हुए नजरिया पाकिस्तान नाम की कोई चीज नहीं थी। ये तो बहुत बाद में इजाद हुआ कि नजरिया पाकिस्तान हमें बनाना है, नजरिया पाकिस्तान बच्चों को सिखाना है और पढ़ाना है। तो वो कहानी कुछ और थी, उसकी वजूहात कुछ और थी और यहाँ पे कहानी कुछ और थी। एक तो ये मसला। दूसरा मसला ये है कि वन वे और दी अदर डीप स्टेट पहले दिन से जिसके पास पावर है, दे आर कॉलिंग द शॉट्स। सिकंदर मिर्जा साहब मार्शल लगाते हैं तो भी वो अयूब खान साहब उनके उसमें साथी होते हैं, बनते हैं। उसके बाद आप देखिए कि वो 10 साल के लिए मुल्क जो है पहले कोवर्ट मार्शल था और फिर ओवर्ट मार्शल लग गया, जो कि हम अभी तक ये इस्तिलाह जो है पाकिस्तान में हमारा पीछा छोड़ नहीं रही। तो पाकिस्तान के अंदर बनने के बाद से लेकर और जब तक पीपल्स पार्टी बनती है, आपके ख्याल में मगरबी पाकिस्तान में कोई जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्स मौजूद थी? अच्छा, अब ये देखें ना कि अगर मैं थोड़ा सा जल्दी से यहाँ बात करूंगा कि जो आप फरमा रहे थे ना कि नजरिया पाकिस्तान जो बनते हुए नहीं था। अच्छा, अगर अब पाकिस्तान जब बन रहा है ना उस वक्त आप देखें तो एक बहुत ही यानी कि इसमें अब कोई दूसरी राय नहीं है, ये हमारी एक तारीख है कि पाकिस्तान को इस्लाम और मजहब के नाम पे हासिल किया गया था। ठीक है जी। अब ये जो जना साहब की सारी कोशिशें यही थी 46 में, जिस तरीके से यूनिस्ट के सारे लोगों को इधर लिया गया, तो उन लोगों को लिया इसलिए गया था जितनी भी गद्दियों के लोग थे मुसलमान थे जिनकी यहाँ पे ली गई, तो इस वजह से था कि शरीयत नाफिज करेंगे। ये हमारी तारीख है। अच्छा, साफ जरे के भी ये अलग बातें हैं कि जना साहब क्या मजहबी आदमी थे या नहीं थे, लेकिन जना साहब की बहुत सी तकरीरें जो है उसमें वो इसी शरीयत और मजहब वाली बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए नजर आते हैं। नहीं, देखें जो ग्राउंड रियलिटीज है, मसलन ये इस पर बहुत सारे इस पर हमारे चीज़ें मौजूद हैं, पूरी हमारा तारीख है ये कि जो 14 बड़ी गद्दियाँ थी जो बड़ा इन्फ्लुएंस करती थी पंजाब की सतह पर, जिनको उन्होंने जो पहले यूनिस्ट में थे, फिर ये 45 और 46 में जब ये शामिल हुए, उससे पहले होते रहे, और जब ये इलेक्शन हुए तो उन्होंने पासा पलट कर रख दिया। और उस वक्त आप देखें 37 में सिर्फ 2 सीटें निकाल सकी थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पंजाब से, और फिर जब 46 और 45 के इलेक्शन में ये उसने यूनिस्ट को हरा दिया और यहाँ पर लेकिन 37 में आपको सीट्स नहीं मिलती, ठीक है, लेकिन बाद में आपको सीट, तो आपको लगता है आप ढूंढते हैं कोई फैक्टर ऐसा जिसकी बुनियाद पे एक आम आदमी को आप अपनी तरफ रागिब कर सके?
तो ये एक सियासी स्टेंट था या बाकी दिल से आपका Yes, ख्याल ये था नहीं, कि हमने कुछ नीयत ना देखें नहीं देखें जो जना साहब का जो पूरा तर्ज उसलूब है वो तो इस तरह की किस तरह की नफी करता है नफी करता है 100%। अच्छा, लेकिन चूंकि पावर लेनी है, ये ऐसे ही है कि आप जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि जी रियासत मदीना तो आप देख लेंगे, तो ये मजहब कार्ड जो है जिसको हम आज कहते हैं ये 47 से पहले से बेचा जा रहा है। मौजूद था और ये लिया गया था। ठीक है। ये उनके बयानात मौजूद हैं, सारी चीजें मौजूद हैं, तारीख है हमारी। अच्छा, ये जो गद्दियों के लोग थे ना, ये जना साहब से मिले भी थे बाद में ना, लाहौर में भी कुछ हुई मुलाकात हुई, कुछ कराची में मुलाकात हुई, तो मेरी उनसे जो इस वक्त गद्दी नशीन है उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे फिर अपनी कुछ किताबों के स्केच भी भेजे, खा के वो तस्वीरें बना के, कि जिसमें वो जना साहब से मिले। उन्होंने कहा कि आपने हमारे साथ शरीयत का वादा किया था, तो आप पाकिस्तान बन चुके हैं, तो आप वो करें। तो वो कहते हैं कि भी वो तो खामोश रहते थे, लेकिन लियाकत अली खान साहब आगे से जवाब देते थे कि देखिए इस वक्त पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजरा है, तो आप जो है ना थोड़ा हमें टाइम दे दें। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ये सारी चीजें चल रही हैं और 52 में जब ये जुबान का इशू खड़ा होता है, तो उसमें हमजा अलवी साहब का पूरा थीसिस है कि भी उस वक्त पहली दफा जो है ना काउंटर करने के लिए बंगालियों को इन्होंने नारा लगाया था कि इस्लाम खतरे में है। तो अच्छा, ये सारी चीजें उस वक्त शुरू हो रही हैं। अच्छा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग चूंकि जो सूबाई इलेक्शंस में बुरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है 54 के उसमें जो मशरकी बंगाल में होते हैं, तो अब ये इसके साफ ज़रा कि इसका कोई फुटिंग नहीं है, इसकी कोई वो नहीं है, और इसके जो लोग हैं वो अलग होते जा रहे हैं। उसी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से अवामी मुस्लिम लीग निकली है। अच्छा देखें, मैं बताऊँ कि बंगालियों के जिनको हम वो कहते हैं उनका एक विजन देखें, जो पहले ये था कि अवामी मुस्लिम लीग, उन्होंने उसमें से ना फिर बाद मुस्लिम का लफ्ज़ निकाल दिया। उन्होंने कहा कि यार इसमें बाकी लोग भी शामिल हो, ठीक है ना, यानी कि जो गैर मुस्लिम है। अच्छा, हमारे पास तो तकरीबन 26% अक़लियतें थी, हमारे पास बड़ी तादाद में अक़लियतें थी, और अब आप देख लेंगे कितने 2% रह गई। अच्छा, अब ये सारी चीजें चल रही हैं, और फिर 60s में जिस तरीके से चीजें चल रही थी और बार बार इल्जामात लगाए जा रहे थे और बार बार जो है ना उनको धुतकारा जा रहा था मुख्तलिफ लीडर्स को, फिर ये जो एब्डो के कानून से जिस तरीके से सियासतदानों को उन्होंने कैद कर दिया, ये तो अयूब तक पहुंच गए ना। अयूब कहते हैं कि अयूब को चूंकि लगता था कि ये जो सारे सियासतदान है कि ये इस मुल्क को लूट कर खा गए, लेकिन जी वो हर मार्शल लगाने वाले को यही लगता है। और कितना अरसा हुआ था मुल्क बने हुए ना, ये देखेंगे मुल्क को लूट कर खा गए। तो जिन्होंने फेडरल सतह पे हुकूमत की भी नहीं है, की भी नहीं है, और वो कोई पार्लियामेंटी निजाम भी अभी तक नहीं आ सका। यानी कि ना कोई इलेक्शन हुआ, यानी कि जो इलेक्शन होना था वो ना हो सका, उसी जगह पे मार्शल लग गया। तो वो उनका ख्याल था कि ये सियासतदान उनको लूट कर खा जाएंगे और ये ठीक नहीं है, तो उनको एक कानून के तहत उन्होंने वो कर दिया और एक इलेक्टोरल इलेक्शन प्लान थे 58 के उसमें 58 में इलेक्शन होने थे, तो उस पर मार्शल और 2 महीने पहले मार्शल लग गया। तो अच्छा, कोई वो नहीं बन रहा, आइन नहीं बन रहा, आइन 56 का बनता है, वो फिर आके मुअत्तल हो जाता है, फिर 62 का बनता है, फिर सदारती निज़ाम पर वो सदारती उसके इलेक्शंस होते हैं, उस पर वो जिस तरीके से इलेक्शन होते हैं वो आपके सामने की हमारी तारीख है। अच्छा, अब ये सारी जो चीज़ें बन रही हैं, तो एक कोई भी ऐसी सियासी जमात नहीं है मौजूद जो लोगों की नुमाइंदा जमात कही जाए, जो ऑल इंडिया मुस्लिम मौजूद है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बुरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है, और दूसरी तरफ जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं वो खासे नुमाया हो चुके हैं उसमें, उसकी हुकूमत में ना, ये क्या कहते हैं इसको, अयूब खान की हुकूमत में बड़े नुमाया हो चुके हैं। तो अब वो वजीर खारजा हैं, और 65 की जंग भी हो चुकी है, और 65 की जंग के बाद अक़वाम मुत्तहिदा वाला कहानी भी हो चुकी है, और अयूब खान पहले की तरह मकबूल भी नहीं रहे। तो एक बड़ा अहम एक मौका था, या एक स्पेस सा खला था कि जिस पर आप एक नई सियासी जमात बनाएं और उस पर आप अपनी सियासत करें। तो उन्होंने फिर यही किया। 67 में उन्होंने एक ऐसी जमात का बुनियाद रखी जो लाहौर में रखी गई। अच्छा, भुट्टो साहब के मुखालिफिन जो हैं, जो बात सबसे ज्यादा करते हैं वो ये कि भुट्टो साहब भी माशाल्लाह की नर्सरी में हो गए, जिस तरह नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उस दौर में जन गुलाम जलानी गालिबन था, गुलाम जलानी साहब वो उन्हें लेकर आए। खान साहब के ऊपर भी यही इल्ज़ाम लगता है कि उनको भी इस्टेब्लिशमेंट ने प्रमोट किया, बाकायदा जनरल्स के नाम लिए जाते हैं। तो हमारी 3 बड़ी सियासी जमातों के जो बुनियादी सरबराहान हैं, वो सब के सब के ऊपर एक ये इल्ज़ाम है कि वो माशाल्लाह की पैदावार हैं, या किसी ना किसी स्टेज पे डीप स्टेट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो क्या वाकई हम किसी जमात पे प्रो इस्टेब्लिशमेंट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट का ठप्पा लगा सकते हैं ईमानदारी से, या ये इल्ज़ाम जो है इसको हमें इस तनाजुर में देखना पड़ेगा कि सियासतदान जो है वो बेसिकली गमले में तो उगता नहीं है कि अलग से गमला, जिस ज़मीन में जो जगह होगी वहाँ उसे अपनी स्पेस तो बनानी पड़ेगी। तो अगर मार्शल फोर्सेस या डीप स्टेट फोर्सेस उस वक्त प्रिवेलिंग है, तो कुछ ना कुछ तो उनके साथ समझौता करके उसको आना पड़ेगा ऊपर, वरना ऊपर आएगा कैसे और काम अपना करेगा कैसे। इन दोनों बयानात में आप किसको ज़्यादा रेलेवेंट समझते हैं? देखिए सर, अगर हम भुट्टो साहब के दौर को देखें ना,
तो ये नहीं था कि अयूब खान साहब जो है ना वो भुट्टो साहब को प्रमोट कर रहे हैं या जिस वक्त वो कर रहे थे तो ऐसा नहीं था कि वो एक सियासी पार्टी बनवाने में भी कोई किरदार अदा करेंगे या उनको आगे की तरफ लेके जाएंगे कि एक लीडर बनाने जा रहे थे। तो ऐसा नहीं था, वो एक उनके पास एक वजारत थी और वजारत की सतह पर वो सारी चीज़ें चल रही थी और वो चूंकि टैलेंटेड आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। फिर जब हम आते हैं ना मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में आते हैं, यानी कि जब ये बन रही है जमात, उस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी पार्टी जो है ना वो बड़ी मौजूद है, वो है पीपल्स पार्टी। अच्छा, पीपल्स पार्टी के मुखालिफ एक पार्टी की बुनियाद रखने जा रहे हैं, एक इत्तेहाद बनने जा रहे हैं। वो इत्तेहाद जो है ना वो फिर शौरी तौर पर बनता है, उस पर इन्वेस्टमेंट होती है, मुख्तलिफ सियासी जमातों को इकट्ठा किया जाता है, अफराद को इकट्ठा किया जाता है, स्टैब्लिशमेंट करती है। तो अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो इत्तेहाद बन रहा था पीपल्स पार्टी के बनने में और इनके बनने में बहुत फर्क है, बहुत बिल्कुल ये बकायदा बनाई जा रही है, उसमें उनकी कोई कोशिश नहीं थी, ठीक है ना जी। कभी वो और जाहिर है माशाल्लाह की तरह अगर आप काम कर रहे हैं, आप मौजूद हैं मुल्क में, सियासत में आपने आना है, तो जो गवर्नमेंट मौजूद है वहीं रह के कुछ काम करेंगे ना, बिल्कुल ऐसे ही वो बिल्कुल। फिर इसी तरीके से अगर हम देख लें उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जब बन रही थी तो उस वक्त जो जनरल गुल, क्या नाम है उनका, जो हमीद गुल, जनरल हमीद गुल मौजूद हैं और वो सारी हाँ जी, उस वक्त जब बन रही है तो उस वक्त वो 92 में, तो वो सारी चीज़ें थी उनके साथ, लेकिन फिर वो साफ तरीके उनसे अलग हो गए और वो चीज़ें सारी चलती रही। लेकिन अगर बाद में आके हम देखते हैं तो वो स्टैब्लिशमेंट की ही वजह से सियासत में आते हैं, उसमें इक़्तिदार में आते हैं, ठीक है। लेकिन अब तीनों जमातों का अगर हम बुनियाद देख लें तो मुख्तलिफ है। बिलखसूस पीपल्स पार्टी पे हम इस तरीके से इल्ज़ाम नहीं लगाते कि पीपल्स पार्टी ये नहीं था कि 60 में कोई सियासी जमातें मौजूद हैं और कोई पार्लियामेंट्री निज़ाम मौजूद है और उस पार्टी निज़ाम को छोड़ के जो है ना वो पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार यानी पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में निस्बतन ज्यादा ऑर्गेनिक जमात, बिल्कुल ऑर्गेनिक। आप देखें ना, जैसे 2002 में आप देख लें ना, अब 2002 में एक मुशर्रफ साहब हुकूमत करते हैं और काफ लीग बनती है, बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन आप उसमें देख लें कि जो अयूब साहब का दौर है उसमें इसमें खासा फर्क है, ये वो उस तरह की चीज़ नहीं है। आप देखें ना वक्त के साथ तो इस तरीके से स्पेस मौजूद था और लोगों ने फिर वेलकम कहा, चूंकि नारे बड़े अच्छे थे, चीज़ें बहुत अच्छी थी, स्पेस मौजूद था, इस मुल्क को ज़रूरत थी। आगे जाकर चूंकि जो अवामिल यही लग रहा था लोगों को कि सुकूत ढाका होगा, यानी कि दोनों मुल्क अलग हो जाएंगे, पाकिस्तान मुत्तहिदा पाकिस्तान नहीं रहेगा, तो मेरे ख्याल में ये वजूहात थी। 1967 पीपल्स पार्टी का क़याम जो है वो अमल में आता है। अभी अयूब खान साहब के आखिरी दिन है, याहिया खान जो है वो भी फ़ाल होते जा रहे हैं, अवामी लीग के ऊपर गद्दारी के इल्ज़ामात लग चुके हैं। हमें ये पता लग गया है कि इस वक्त मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान में सियासी क़ुव्वतें जो हैं वो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखती हैं बिल्कुल, और उनका साथ चलना रोज़ बरोज़ मुश्किल होता जा रहा है। बाएं बाजू की सियासत, तलबा की सियासत, ट्रेड यूनियंस, खैर जो सियासत बाएं बाजू की है उसने मशरक़ी पाकिस्तान में तो अपनी जगह बना ली है। मगरबी पाकिस्तान में अभी कोई ऐसी जमात मौजूद नहीं है जो किसी हद तक बाएं बाजू के नज़रियात को या सोशलिस्ट नज़रियात को तक़वियत पहुँचा रही हो या लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं उनके हल की तरफ तवज्जो दे रही हो। अयूब खान साहब की गवर्नमेंट में भुट्टो साहब मौजूद है। 1965 की जंग के बाद से वो एक हीरो के तौर पर भी सामने आए हैं। अब वो हीरोशिप जो है वो कोई स्टंट था या वो हीरोशिप जो है वो बाकायदा प्लान था या नहीं था, वो तो एक अपनी जगह एक बहस है। लेकिन एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है और उस वैक्यूम में भुट्टो साहब की नज़रें जो हैं वो आगे आने वाला मंजरनामा देख रही हैं। तो 67 में ये पार्टी का क़याम जो है अमल में आता है और 3 साल के बाद इलेक्शन हो जाते हैं और उसमें पीपल्स पार्टी स्वीप करती है। तो हम आगे चलेंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि भुट्टो साहब एक शख्स हैं, वो ऐसी जमात जो बनाने में कैसे कामयाब हो जाते हैं जो 3 साल के अंदर अंदर एक मुल्कगीर जमात के तौर पे सामने आती है, और ऐसी जमात जो बिल्कुल मगरबी पाकिस्तान में तो सफाया कर देती है, लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान में भुट्टो साहब को कोई स्पेस नहीं मिलती। ये एक दुई सी है, ये थोड़ी सी, इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए सर, एक तो ये था कि जो आप फरमा रहे हैं ना कि भाई जो मशरक़ी पाकिस्तान में वो कोई नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कोई अपना कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया था ना इलेक्शन में। वो तो अभी तो 3 साल पड़े हैं। वही बात मैं तो 67 की बात, क्या 67 से भुट्टो साहब को पता था कि मैंने यहीं रहना है, मगरबी पाकिस्तान में, मशरक़ी पाकिस्तान में मेरी कोई जगह नहीं? हाँ देखिए, ये तो बातें बड़ी ही वाज़ेह थी और
भुट्टो साहब की जो सियासत चली आ रही थी कि वो बहुत पीछे से कोई ऐसा अलग पार्टी बनाने के लिए कोई एक्टिव नहीं थे ना, कि बहुत ज़्यादा जैसे हम कह सकते हैं कि एक्टिव हों और वो सारा काम उस पर कर रहे हैं। वो तो 67 में जब उन्होंने पार्टी की बुनियाद रखी है, उसके बाद मेरे ख्याल में फैसलाबाद में उन्होंने जो उस वक्त लाइलपुर था वहाँ पर एक जलसा किया था, और उस जलसा में उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो है ना वो उस अयूब हुकूमत से अलग होने का ऐलान किया था। अच्छा, वहाँ पर अब ये देखें कि उनकी मकबूलियत जो थी ना, वो चूँकि वो सारे जलसे जो कर रहे थे, जब लोगों से मिल रहे थे, वो सारी की सारी इसी पाकिस्तान में थी जहाँ इस वक्त हम मौजूद बैठे हैं, मशरकी पाकिस्तान में, सॉरी मगरबी पाकिस्तान में वो सारी मौजूद थी उनकी। तो वहाँ पे वो जलसे भी कर रहे हैं, लोगों से मुलाकातें भी कर रहे हैं, और पंजाब में भी और सिंध में भी। लेकिन सिंध में भी जब वो उन्होंने नई पार्टी के वजूद की बात की, तो उसकी तश्कील की बात की, तो वहाँ ज़्यादा उनको पजीराई नहीं मिली, बल्कि बहुत जगहों पर उनको क्रिटिसाइज़ भी किया गया कि भाई ये एक नौजवान इसके साथ मिल गए तो ये समझते हैं कि शायद ये एक बड़ी पार्टी बना लेंगे, तो इस तरह का उन पर तनकीद भी की जाती रही। तो चूँकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को पंजाब और उसके बाद सिंध नज़र आ रहा था, चूँकि सिंध उनकी जन्मभूमि थी, सिंध उनका अपना एक सूबा है, और उसके अलावा पंजाब में चूँकि उनके पार्टी का बुनियाद रखने जा रहे हैं, तो ये दो सूबे थे जिनमें आगे जाकर इलेक्शन में भी जब हम देखते हैं तो इन दो सूबों में ही जो है ना वो पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी बड़ी एक जो है विकेटें लेने, हाँ सॉरी सीटें लेने में कामयाब रही थी और अक्सरियत दिखाने में। तो इसी वजह से यही वजह थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब यहाँ मकबूल थे, उस तरफ बिल्कुल उनकी कोई अवामी मकबूलियत कतई तौर पर, और उन्होंने तंजीम साजी की वहाँ कोशिश भी नहीं की, चूँकि आपको वो नहीं है, टाइम नहीं आपके पास। और दूसरी बात ये है कि आप चीज़ें जो पीछे से चली आ रही हैं वो मुख्तलिफ सी हैं, आपके नज़रियात मुख्तलिफ से हैं, यानी कि एक तरफ शेख मुजीब है, एक तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, ठीक है। अब ये दोनों एक तरह से इंतहाएं एक तरह से बनी हुई हैं, और बीच में याह्या खान साहब हैं। तो चूँकि इस तरीके से चीज़ें चल रही थी, लेकिन उस वक्त अगर हम देखें तो 67 के बाद इलेक्शन तक तो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का थोड़ा सा स्टांस हमें वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, और वो याह्या खान के वो की साथ चल रहे हैं वो सारे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो इस वजह से उनके चूँकि रूट्स यहाँ पर थी, उनके सारे जलसे जुलूस मीटिंग सारा काम वो यहीं पे कर रहे थे, तो यही वजह थी कि यहाँ पर वो मकबूल है और उस तरफ नहीं है। अच्छा, ये जब मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आप कंटिन्यू। नहीं आप करें कंटिन्यू। हाँ, ये मैं कह रहा था कि चूँकि यहाँ पर थी सारा का सारा तो बुनियाद रखेगी लाहौर में। तो अब ये देखेंगे कि एक सियासी जमात है जिसका जो बुनियाद, जिनके जो बुनियाद गुजार हैं वो उनका ताल्लुक सिंध से, लेकिन उनकी जो बुनियाद है वो रखी जा रही है पंजाब के अंदर, और पंजाब में भी लाहौर के अंदर, सेंट्रल पंजाब में उसकी बुनियाद रखी जा रही है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, और ये मेरे ख्याल में उसके बाद हमें इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती कि कोई लीडर जो है ना वो किसी दूसरे सूबे का हो और वो किसी दूसरे सूबे में जाके अपनी किसी सियासी जमात की बुनियाद रखे। अच्छा, फिर वो या वैसे अगर सियासी जमातें देख लें तो अपने अपने सूबे या अपने अपने इलाके रीजन को वो की नुमाइंदा जमातें कही जाती हैं, तो वो उससे हटकर नहीं होती। तो ये खान साहब भी देखे ना, है तो पंजाब के ना लाहौर में ही तरीके से, लेकिन उनकी जो पहली हुकूमत बनती है वो केपी में बनती है। हाँ, केपी में बनती है, बिल्कुल ऐसे। वो केपी में चूंकि उन्होंने देखे ना, अगर उनकी सियासत देख लें कि जो जब ये तालिबान की सारी चीज़ें चल रही थी, तो वो जितने भी मौज़ूआत पर वो सियासत कर रहे थे वो सारे के सारे खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक़ थे, और फिर वो नेट सप्लाई को बंद कर रहे हैं और उसको चलने दे रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं, वो सारी वही से हो रही है ना, सारी चीज़ें बन रही हैं। लेकिन साफ ज़रा कि पंजाब में भी फिर उनकी एक स्ट्रेंथ थी, चूँकि पंजाब एक बड़ा सूबा है, केपी में ज़रा आप आसानी से उन चीज़ों को कर सकते हैं, सूबाई सतह पर भी और कौमी असम्बली की सीटों की सतह पर भी। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का यही मामला था कि उनकी चूंकि मकबूलियत पंजाब में थी और सिंध में थी, तो उन्होंने कोशिश भी यही की सारी की सारी। इसमें मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, भुट्टो साहब पे मुझे ये तो यकीन है कि वो मुस्तकबिल में काफ़ी दूर तक देख सकते थे। तो वो अब्बास अख्तर साहब की सुर्खी है ना, इधर तुम उधर हम, जो भुट्टो साहब से नारा मंसूब हो गया। मैं अगर भुट्टो साहब के शूज़ में जाना चाहूँ उस वक्त, तो 67 में क्या आपका ख्याल है भुट्टो साहब को ये पता लग गया था कि मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान जो है वो साथ साथ नहीं रह सकते, और इस वजह से मशरक़ी पाकिस्तान में अपनी तवानाइयाँ किसी भी मगरबी पाकिस्तान के सियासतदान को खर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। शेख मुजीब जो है ऑलरेडी एक असातीरी सी हैसियत जो है उन्हें वहाँ मिल चुकी है, और वही कहानी रहेगी। हम मगरबी पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं और मशरक़ी पाकिस्तान को किसी और को कंट्रोल कर लेते हैं, जिसका लामुहाला नतीजा ये निकलेगा कि वो फेडरेशन से अलग हो जाएगी किसी न किसी स्टेज पर। इसके लिए कोई कोशिश हमें याह्या खान साहब की तरफ से या भुट्टो साहब की तरफ से दोनों खित्तों को मुत्तहिद रखने की कोई जेन्युइन सियासी कोशिश नज़र आती है? देखिए, बाज़ किताबों में मैंने पढ़ा है ये कि जो रिपोर्ट्स थी ना एजेंसियों की, इदारों की जो रिपोर्ट्स थी,
इलेक्शन से मुताल्लिक 70 के इलेक्शन हाँ जी केस ये थी कि अवामी लीग जो है वो वहाँ पे अक्सरियत नहीं हासिल कर पाएगी, और यही जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की सियासी जमात के हवाले से भी यही एजेंसियों की रिपोर्ट थी कि यहाँ पर भी नहीं, लेकिन वो जो अक्सरियत नहीं मिलेगी तो बाकी बादशाही साहब की को मिल जाएगी, लेकिन भुट्टो साहब मगरबी पाकिस्तान का तो फिर भी मतलब आपने मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान को बिल्कुल हाँ जी अलग तो ऑलरेडी कर दिया ना, अलग हमने कर दिया। देखें चूंकि सियासत मुख्तलिफ हो रही है ना, दोनों मुख्तलिफ सियासत कर रहे हैं, तो कौम परस्त सियासत हो रही है एक तरह से, अगर ये वन यूनिटी से आप कंसिडर कर लें तो कौम परस्ताना सियासत हो रही है। और देखें कि इसकी बुनियाद मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 50 से चली आ रही है ना, 52 से आप देख लें कि जो तनाज़ा शुरू हुआ है वहीं से सियासत अलग अलग होगी ना, उस हिस्से की भी अलग सियासत शुरू होगी और यहाँ पर भी अलग सियासत शुरू होगी। वहाँ के जो सियासतदान थे वो मुताफ़िक रहे। आप देखें कि जो मौलवी फजल हक और हुसैन शहीद सोहरावर्दी और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, इनकी जो वफ़ात है वो 62, 63, 64 में हो रही है। अच्छा 62, 63, 64 तक ये लोग मुस्तकिल बुनियादों पे सियासत कर रहे हैं और फ़आल हैं सारी चीज़ों पे। फिर शेख मुजीब जो है वो इन्हीं के साथ और पीछे थोड़ा सा और फिर आगे आके वही नुमाया होना शुरू हो जाते हैं, तो इन्हीं के बाद आके वो ज़्यादा नुमाया, लेकिन वो पीछे से चले आ रहे हैं उनके साथ साथ। अच्छा लेकिन यहाँ पे जहाँ हम बैठे हुए हैं, अगर इस पाकिस्तान की हम बात करें जहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपनी सियासी जमात की वो रखी थी, तो यहाँ पे हम इस तरह की कोई बड़ी चीज़ें नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे तसल्लुत है एस्टेब्लिशमेंट का, अयूब का तसल्लुत है, और अगर यहाँ पे जो सदारती इलेक्शन हो रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट का तसल्लुत तो उधर भी है, इस वक्त तो एस्टेब्लिशमेंट ही कंट्रोल कर रही है ना, बिल्कुल कर रही है फौज की बड़ी लेकिन आप ये देखेंगे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, एट्रॉसिटीज हो रही है। देखेंगे जब सदारती जब इंतखाबात होते हैं उसमें यहाँ से जो है वो पूरी तरीके से वो होती है और वहाँ से वो कामयाब हो जाती है। अच्छा अब यहाँ पे चूंकि दो इंतहाएं अलग से हमें नज़र आ रही हैं। अच्छा अब जब दो इंतहाएं हमें नज़र आ रही हैं तो ये बहुत पीछे थी, यानी कि 60 से ये खदोखाल वाज़े हो चुके थे कि ये अब आगे जाकर ये रास्ते अलग हो जाएंगे। तो सबूत ढाका जो है वो 1 साल की कहानी नहीं है, नहीं साफ जाएगी, वो तो 24 साल की कहानी है। हाँ जी बिल्कुल 24-25 साल की कहानी है। अगर उस वक्त ये सारी चीज़ें हमारा प्रोसेस शुरू हो जाता, पार्लियामेंटी निज़ाम शुरू हो जाता, इलेक्शन होना शुरू हो जाते। अब देखें ना कि पाकिस्तान बनने के बाद 23 यानी कि 23 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं। अब ये एक अपनी जगह पे अलमिया है और 23 साल बाद जाके आप इलेक्शन करने जा रहे हैं, और वो भी जो है ना उस इलेक्शन का नतीजा ये निकलता है कि आप जो है ना वो नहीं कर सकते, मुतहद नहीं रह सकते, आपको अलग अलग होना पड़ता है। तो यही वजूहत थी और बहुत सारी दीगर वजूहत भी थी चूँकि मकबूलियत यहाँ पर थी। अब अच्छा दूसरी तरफ ये देख लेना कि अगर हम अवामी लीग की बात करें तो उन्होंने भी इस जो है वो मशरक़ी पाकिस्तान में अपने उम्मीदवार नहीं खड़े किए थे, कोई 7-8 लोग खड़े किए थे, वो भी सिंध की सतह पे खड़े किए थे। अच्छा वो एक बड़ी जो है ना वो तो यूँ समझे ना कि पूरे मुत्तहिदा पाकिस्तान की एक सियासी। अच्छा अब इसमें दो चीज़ें, दो और बड़े इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं। अवामी लीग जो उधर अपना इलेक्शन लड़ रही है, 70s में आ जाते हैं ना, वो इलेक्शन बिल्कुल कौम परस्ती की बुनियाद पर है कि मगरबी पाकिस्तान जो है मशरक़ी पाकिस्तान का इस्तेहसाल कर रहा है, उर्दू ज़बान को बंगला ज़बान पे फ़ौक़ियत दी जा रही है, हमारे रिसोर्सेज लूटे जा रहे हैं, तो हम बंगालियों को पंजाब के इस्तेहसाल से, बिकॉज उस ज़माने में भी ये कहानी शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान जो है पंजाब का दूसरा नाम है, पंजाब के इस्तेहसाल से निजात दिलाएंगे। मैं इस वक्त सही या गलत की बात नहीं कर रहा, नारे की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे कौम परस्ती की बुनियाद पर सियासत हो रही है। जो पाकिस्तान में जो सियासत हो रही है जिसमें भुट्टो साहब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन के सामने आए हैं और मजहबी जमातें भुट्टो साहब के खिलाफ, बिल्कुल, तो यहाँ जंग जो है वो सोशलिस्ट नजरियात किसी हद तक जिन्हें कुफर का दर्जा तक दे दिया गया और इस्लाम के बीच में हो रही है, ऐसा ही है बिल्कुल। तो दोनों जगह जो एलिमेंट्स हैं सियासत की को जो डिफाइन कर रहे हैं दोनों जगह, वो एलिमेंट्स मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ हैं बिल्कुल। यानी यहाँ पे कौम परस्ती की सियासत उस तरह नहीं है जिस तरह वहाँ होनी चाहिए, सिवाय इसके केपी में जिस तरह का उनकी एक पूरी तारीख खड़ी है ना, बंगालियों की एक पूरी तारीख खड़ी हुई ना, यहाँ तो ऐसा था नहीं। और यहाँ पे ये वो जैसे आप फरमा चुके तासुर ये था कि ये हमारा इस्तेहसाल कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पर किसी तरह की कोई कौम परस्ती की सियासत यहाँ पे मशरक़ी पाकिस्तान में नहीं शुरू हो सकती, मगरबी पाकिस्तान यानी कि जहाँ पे हो ही नहीं सकता था। अच्छा यहाँ पर वही था कि चूँकि भुट्टो साहब जो है ना वो रोशन ख्याल आदमी थे, तो वो सोशलिस्ट एक इनकलाब और चीज़ें और वही इस्लामिक सोशलिज्म का नारा हमने पहली दफ़ा सुना हो। अच्छा अब वो यानी कि मुआशी मसवात, ये मुआशी इंसाफ की बात वो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी तरफ से एस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाने की बात कर रहे हैं, मुआशी इंसाफ की बात कर रहे हैं। उनके जो मुखालिफ जो सियासी जमातें हैं वो ये ख्याल कर रही हैं कि भुट्टो साहब आएंगे तो जनाब यहाँ पर ये सोशलिज्म आ जाएगी, कम्युनिज्म आ जाएगा, तो वो उस मुखालिफ नारों की उसकी शक्ल में खड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर नारे जो थे, अच्छा अब इन दोनों नारों में देख लिया कि वहाँ पे कौम परस्ती है, लोगों के मसाइल हैं, लोग हैं, लोगों के तशख़्ख़ुस की बात है, कौम यानी कि बंगाली कौमियत की बात है, उनके तशख़्ख़ुस और शनाख्त की बात है, आइडेंटिटी की बात है। और यहाँ पे हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ भुट्टो साहब के अलावा बाकी आप जितने नारे वो सारे देख लें, वो कोई ज़मीनी नहीं है, कोई किसी भी हकीकत से उनका ताल्लुक नहीं है, वो कोई मावराई किस्म के और
जो है ना नजरियाती किस्म के हैं, जिनसे आपका पेट नहीं भरता, जिससे मुआशरा आगे की तरफ नहीं बढ़ता। भुट्टो साहब जो है वो रोटी कपड़ा मकान अगर आप देख लें तो एक बिल्कुल लोगों के हवाले से है कि खालिद से लोग हैं, लोगों वो आज के दिन तक सबसे मकबूल नारा पाकिस्तान की तारीख का यही है, तारीख का वही, और लोगों के मसाइल भी वही है ना, किसी भी खिते वो हल नहीं हो सके, लेकिन वो अलग बात। हल नहीं हो सके किसी भी मामले के यही है। दूसरी साइड पे वो जो मगरबी बंगाल के उसके बांग्लादेश के यानी कि जो अलग थे वो नारे, वो सारी चीजें अलग थी और उन्होंने उसी की बुनियाद पे फिर वो अलग हुए। तो हम यहाँ पे और टर्मोइल तो हमने वैसे मतलब देखिए ना, अगर हम ये कहें कि यहाँ एक डिफरेंट तरह की सोच थी और वहाँ डिफरेंट तरह की सोच थी, बंगाल ने भी आजाद होने के बाद बड़े खौफनाक टर्मोइल देखे। शेख मुजीब असैसिनेट होते हैं, फिर फौज वहाँ पे भी आ जाती है, फिर जुडिशरी वहाँ पे अपनी एक कहानी मुरतब करती है। तो बहुत बाद में आके थोड़ी सी स्टेबिलिटी, अगरचे इसमें भी शख्सी आमरीत का तासुर है, वो मौजूद है। लेकिन 70 के इलेक्शंस पे मेरा ख्याल है हमें बात जरा थोड़ी डिटेल में करनी चाहिए। 1970 के इंतखाबात माशाल्लाह, मतलब ये दुनिया का एक वाहिद मुल्क है जहाँ 23 साल तक इंतखाब ही नहीं होते। ठीक है जी, 23 साल बाद इंतखाबात होते हैं। अभी तक हमारा आइन जो है वो एक लूला लंगा सा आइन है, तो अभी तो समझे आइन भी नहीं बना हमारा। इन इंतखाबात में अगरचे ये मुल्कगीर इंतखाबात है और इंतखाबात का जो आपका बर्ड्स आई व्यू लें तो ये एक मुल्क के इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन एक खित्ता ऐसा है जहां दूसरे खित्ते की किसी सियासी जमात ने उम्मीदवार तक खड़ा नहीं किया, और इधर भी उन्होंने बराए नाम अलामती तौर पर कोई 6-7 उम्मीदवार शायद अवामी लीग ने इधर खड़े कर दिए थे। हम तो उधर गए ही नहीं सके। जमात इस्लामी गालिबन थी, और जमात इस्लामी जो है वो दोनों साइड पे थी, लेकिन जमात इस्लामी बहरहाल उसको आप ना मगरबी पाकिस्तान की कह सकते हैं ना मशरकी पाकिस्तान की कह सकते हैं, वो एक अलग कहानी। तो 1970 के इंतखाबात के मैं नतीजा आपके सामने रख देता हूँ, फिर आपसे उसकी ओपिनियन पूछ लेता हूँ जितना मुझे याद है। नतीजा ये निकलता है अवामी लीग तो उधर एक लैंडस्लाइड ले जाती है। पीपल्स पार्टी की लैंडस्लाइड तो हम नहीं कह सकते, बट एक सिग्निफिकेंट मेजोरिटी जो है 80-81 सीटें 138 में से इनको मिल जाती हैं। ठीक, असूली तौर पर अगर हम जमहूरी असूलों का पालन करने वाले लोग हैं और हम पाकिस्तान को पाकिस्तान ही समझ रहे हैं, तो इसमें तो कोई दो राय किसी की हो नहीं सकती कि अवामी लीग को इख्तियार मिलना चाहिए था। वो जो आइन बनाना चाहते हैं, जो उनके नुकात हैं, जिस तरह फ्रेमवर्क करना चाहते हैं, जाहिर है अवाम की अक्सरियत उनके पास है तो वो करें। लेकिन भुट्टो साहब, याहिया साहब पहले नंबर 1, और किसी हद तक भुट्टो साहब, क्या उन्हें भुट्टो साहब को मुर्द इल्जाम ठहराया जा सकता है कि वो भी इस प्रोसेस की कोई हिमायत में नहीं थे? क्या ये भुट्टो साहब का गैर जमहूरी रवैया नहीं कहलाएगा कि उन्होंने बुनियादी तौर पर कोशिश ये की, जाहिर है गवर्नमेंट करती है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? देखिए, ये साहब कहते हैं कि जी अगर ये 6 नुकात के तहत आइन बना तो पाकिस्तान फेडरेशन टूट जाएगी। आपने 6 नुकात के तहत आइन नहीं बनाया तो भी फेडरेशन टूट गई, और ज्यादा जल्दी टूट गई, बिल्कुल खत्म हो गई कहानी। तो इससे भुट्टो साहब की खामख्याली कहना चाहिए या भुट्टो साहब की सियासी विजन कहना चाहिए कि उन्हें अंदाजा हो गया था कि अब कुछ नहीं होना, इधर अपनी पार्टी बनाते हैं, अपनी हुकूमत बनाते हैं और यहाँ चलते हैं। ये सियासी विजन है या ये कोर चश्मी है, ये अब आप मुझे बताएं। देखिए सर, मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि हम जो है ना इस बहस से हमें निकलना चाहिए कि कौन किस पर इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है, और चूँकि हमारे यहाँ यही बहसें ज़्यादा होती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इसके ज़्यादा वो थी, भुट्टो साहब जिम्मेदार हैं या शेख मुजीब साहब जिम्मेदार थे। तो ये देखें ना, जो इलेक्शन हो रहा है, जो उम्मीदवार खड़े किए जा रहे हैं, अब उम्मीदवारों के हम खड़े होने के जो उन्होंने अपने अपनी जगहों पे वो किया सियासी जमातों ने, अगर हम उसको देखें ना, मेयार बनाएं, तो मेरे ख्याल में ये एक लकीर वाज़ेह हो चुकी थी कि आपके लिए कौन सा खिता है। लेकिन आप कह तो पाकिस्तान ही रहे हैं। कह तो हम पाकिस्तान रहे हैं ना, लेकिन आप ये देखें ना कि अवामी मकबूलियत कहाँ, यानी कि अवाम की अक्सरियत कहाँ पे है आपके लिए। ठीक है, मसलन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के लिए उधर उसमें बांग्लादेश में कोई कबूलियत ही लोगों में नहीं थी कि जिसकी वजह से शेख मुजीब के लिए यहाँ नहीं, शेख मुजीब के लिए ऐसा वैसे नहीं थी, यहाँ पर नहीं थी। अच्छा, आप ये नहीं, मेरा सवाल तो बहुत सादा है, दोबारा रिपीट कर तरफ। हाँ, देखिए, अब दोनों के लिए नहीं है ना। अब जब दोनों के लिए नहीं है, अगर बिलफर्ज भुट्टो साहब जो है ना वो मैंडेट को तस्लीम कर लेते हैं, और करना भी चाहिए था, साहब नहीं किया, तो वो कर लेते और शेख मुजीब जो है ना वो हुकूमत बना लेते, हुकूमत साजी वही करते, वफाकी हुकूमत। तो क्या मुझे आप ये बताइएगा कि जो एक बड़ा यहाँ पे ये जो इलाका खिता है जहाँ पे 138-40 के करीब सीटें बनती थी जिसकी, तो क्या वो इन यहाँ के लोगों के, यहाँ के अवाम के नुमाइंदा वज़ीर आज़म कहलाए जा सकते थे? मेरे ख्याल में नहीं। तो नहीं सर, वो तो फिर आप नहीं सर, अगर ये बात हम मान लें तो पीपल्स पार्टी को 6 सीटें मिलती हैं यहाँ से, ठीक है ना, तो वो फिर सिंध की नुमाइंदा जमाती कहना चाहिए उसे, पंजाब की नुमाइंदा जमाती कह सकते हैं उसको, फेडरल में इख्तियार में आने का कोई हक नहीं है अगर वो पंजाब में से 6 सीटें निकालती है तो।
नहीं देखें, आप अब पंजाब में अगर आप मुकम्मल सीटें नहीं ज्यादा निकाले तो आप तो फेडरल में आ ही नहीं सकते। नहीं, आ नहीं सकते ना, आप तो मजबूरी हो गई ना कि आ नहीं सकते। लेकिन अगर कोई सिंध में, जिस तरह मुस्लिम लीग नून सिंध में कोई जमात नहीं निकालती, तो क्या उसको फेडरल में हुकूमत बना के सिंध के ऊपर नहीं, उस वक्त आप ये फेडरल कि आप कितना, आपका जो है ना वो कितनी बड़ी आपकी आबादी और कितना बड़ा मुल्क था आपका ना, देखें कितना फैला हुआ दूर। मैं तो उससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ उस कहानी से कि ये मुल्क इस तरह बनना ही नहीं चाहिए भी नहीं था। हाँ। अच्छा, अगर बिल फर्ज मान लेते ना, तस्लीम कर लेते तो इसमें ज्यादा नहीं चलना था, वही मसाइल फिर। तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना, क्या ये भुट्टो साहब एंटिसिपेट कर रहे थे? हमें ये बेहतर हो गया था, और दोनों साइडों पर जो था ना, ये इस तरफ भुट्टो साहब का ज्यादा अच्छा मुझे लगता है कि उनका विजन ठीक था कि भाई जो है ना, हम ये पाकिस्तान अलग, वो नहीं, पाकिस्तान वो मैं ये इल्जाम कतई तौर पे नहीं लगता। नहीं, ये इल्जाम की बात नहीं, मैं तो सियासी विजन की बात कर रहा हूँ। मतलब इसमें क्या बुराई है सियासी विजन में कि अगर अवामी लीग को इख्तियार दे दिया जाता है असूल के तहत, ठीक है, नहीं दिया इन्होंने बिल्कुल, तो भुट्टो साहब ने- असूल के तहत अगर, और उसमें भुट्टो साहब ने कभी मुझे भुट्टो साहब का कोई बयान रिकॉर्ड में नहीं मिलता जिसमें उन्होंने कहा कि शेख मुजीब साहब को इख्तियार दे देना चाहिए। कोई है तो मेरी तस्दीक कर दीजिएगा। मतलब भुट्टो साहब की शेख मुजीब की मुलाकातें भी हुई, 6 निकात के हवाले से ये थोड़ा सा वो कर रहे थे ना। हाँ, कि ये उन्होंने इनको आड़ उसके बनाया। तहत आपने आईन बनाना है। हाँ जी, या और उन्होंने आड़ बनाई हुई थी ना कि आप इस पर वो करें, तो उस पर भी 4 पर ये मुतफिक हो रहे थे और 2 में इशू आ रहा था। तो उसी आड़ में इनकी मुलाकातें, उसी को आड़ बना रहे थे, उस सिलसिले में मुलाकातें भी हुई। तो मुलाकातों के बाद जैसे ही वो कहते हैं उन मुलाकातों के बारे में भी कहा जाता है कि ये फैसले उन मुलाकातों में हो गए थे कि हम इधर तुम उधर करो। वो इस तरह के फैसले भी हो चुके थे। फिर कराची में आके जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने एक बयान भी इस तरीके से दिया। फिर उसके बाद वहाँ पे जो है ना आर्मी फौजी ऑपरेशन भी शुरू हो गया। तो वो सारी चीज़ें यही चल रही थी ना कि इस तरीके से कि ये मैंडेट जो है वो एक दूसरे से नहीं होगा। तो फिर तो ये चीज़ें तो बड़ी बात तो ये पहली दफा है जब मैंडेट चोरी होने की इस्तेलाह इस्तेमाल होनी चाहिए। हाँ साहब, तो अब नारे लगा रहे हैं ना, मैंडेट तो उस वक्त भी चोरी हुआ तो होता है ना। बस वो देखे ना कि भाई मैंडेट में देखिए, वन मैन वन वोट की बुनियाद पे मैंडेट में तो तफरीक नहीं कर सकते आप। ये हाँ, कर वो तो सकते नहीं हैं कर कि किसका वोट है और अब मुझे मिला है किसका वोट, यानी आपने फैसला कर लिया कि अगर ये वोट मुझे इस बंदे का मिला है तो ये फर्क है, और इस बंदे का मिला है तो ये कहानी फर्क है। लेकिन ये तो वाजे हो गया था ना कि पंजाब और सिंध से इधर से मिल रहा है और उधर से उनको मिल रहा है। ये तो बिल्कुल चीजें वाजे हो गई। हाँ, लेकिन देखिए ना, पीपल्स पार्टी को बलोचिस्तान से नशिस्त मिली थी, होगा, लेकिन हाँ, केपी से भी मेरा ख्याल है, सिंध लेकिन अब सिंध से और पंजाब से ही मिला था ना सारा। हाँ, पंजाब से इन्होंने ज्यादा सीट। तो उस तरह तो नुमाइंदगी बलोचिस्तान और केपी की भी नहीं हुई ना। मतलब पीपल्स पार्टी को अगर इख्तियार मिलता है तो एक तरह से उधर की जमातों की, खैर ये एक अलग डिबेट है। एक चीज और है कि दिस वाटर अंडर द ब्रिज, उसको हम जितना मर्जी डिस्कस करें उससे निकलना तो कुछ नहीं है। गलतियां हैं सारी सियासी। उसमें हो सकता है मुजीब साहब की हटदर्मी भी थोड़ी सी हो, अगर हटदर्मी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहे। भुट्टो साहब की जिद भी अपनी जगह हो सकती है। और याहिया साहब को तो मैं इल्जाम देता नहीं, बिकॉज एक फौजी को आपने क्या इल्जाम देना, उनका तो ताल्लुक ही नहीं जमहूरी प्रोसेस है, उनसे आप गैर जमहूरी तवक्कुआत ही रख सकते, वो अपनी जगह है। इलेक्शन हो जाता है, आप फेडरल गवर्नमेंट नहीं बन पाती, एंड टिल सच टाइम के साल के अंदर अंदर जो है वो हमें हथियार डालने पड़ते हैं जनरल अरोड़ा के सामने। सबूत ढाका हो गया। इस खत्ते में गम गुस्सा बहुत ज्यादा है, तकलीफ भी है, जाहिर है आम शख्स के लिए तो बहुत बड़ी तकलीफ है। इसमें भुट्टो साहब किस बुनियाद पे एक मुत्तफ़िक़ा लीडर बनकर सामने आते हैं, बजाय इसके कि जो आज हम बातें कर रहे हैं ये ब्लेम उनके सर पे जाता है। What is that is done that has captured the imagination of West Pakistani voters कि वो सारे उनके साथ खड़े हुए, उनको हिमायत दी। मजहबी जमातें थी उनके खिलाफ, बट उनकी कोई दाल गली नहीं। देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें ना तो सामने के सबसे बड़े जो लीडर थे वो भुट्टो साहब सामने आ रहे थे ना। उन्होंने सीटें भी उन्होंने ज़्यादा ली थी पीपल्स पार्टी में। तो साउथ की पीपल्स पार्टी के पास मैंडेट ज़्यादा था हुकूमत साजी के लिए भी। जब ये दोनों मुल्क मुत्तहिद पाकिस्तान ना रह सका तो फिर साउथ के भुट्टो साहब के पास ही था इक़्तिदार कि वो हुकूमत साजी करें। अब उन्होंने फिर की और उसी मैंडेट के ऊपर की हुकूमत की। अच्छा, अब हुकूमत जब बन जाती है ना, तो अगर हम आगे देखें तो हमें भुट्टो साहब के रवैये में जिस तरीके से मैं तब्दीली नहीं कहूँगा, लेकिन जो रवैया उन्होंने अपनाया तो उससे वो एक बड़े लीडर के तौर पर भी सामने है। और उन्होंने फिर पाकिस्तान को जो जी, मैं वही जानना चाह रहा हूँ ना, वो कौन कौन से बुनियादी फैक्टर्स हैं जो पीपल्स पार्टी के क्रेडिट पे या भुट्टो साहब के क्रेडिट पे बहुत शुरू में आ जाते हैं, 70 से 73 तक, 73 के आइन से पहले। 73 के आइन को देखें ना, एक तो ये है ना कि सबसे बड़ी बात
दूसरा बात यह है कि जब पाकिस्तान एक बिल्कुल एक ऐसी सूरत हाल से गुजर रहा है जब अब इसके दो हिस्से हो चुके हैं और जज्बातियत है लोगों के अंदर दुख भी है, दर्द भी है, गम और गुस्सा भी है, तो इन लोगों को संभालना, सारी चीज़ों को वो करना, फिर कैदियों के जो वापस लाना, वो सारी चीज़ें, ये एक साफ ज़रिए के एक बड़ी सतह पे, सफारती सतह पे ये सारा सब कुछ हो रहा था, डायलॉग के जरिए सारी चीज़ें हो रही थी। फिर यहाँ लोगों को चीज़ों को मुतहद रखना, फिर जिस तरीके से यहाँ पर तफरीक पाई जा रही थी, भुट्टो साहब और दीगर जो यहाँ की जो उनकी अपोजिशन की जमातें थी, तो वो भी खासी बड़ी थी ना कि कुफ्र इस्लाम की एक तरह से वो सियासत यहाँ पे चल रही थी, उन लोगों को भी अपने साथ मिलाना, उनको भी खड़ा किया रखना। तो एक आपका ख्याल है 73 की आईन में भुट्टो साहब ने कुछ ज्यादा कंसेशंस नहीं दी मजहबी जमातों को? हाँ, दी हैं, देखें जिसकी जरूरत नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, और यही वजह थी कि जो मजहबी जमातें बड़ा खौफ रखती थी भुट्टो साहब से, जब ये सारी चीज़ें होगी और उनको एक खास नुमाइंदगी मिल गई 73 के ऐन में, तो वो फिर बड़ी खुश थी और खुश थी, उन्हें समझ नहीं आई कि आप भुट्टो साहब को हटाएं कैसे। हाँ, हटाएं कैसे, बिल्कुल ऐसे। तो वो फिर इस तरीके से 73 का ऐन है, फिर इदारे बन रहे हैं। आपको पता है कि 73 से पहले तो कुछ भी नहीं था, यानी कि 70 से पहले इलेक्शन नहीं हो रहे और चीज़ें ऐसी चल रही हैं और एक हंगामी अबूरी सा दौर है जिसमें सारा मुल्क ये चल रहा है। तो उसमें आके फिर चीज़ों को बेहतर किया जा रहा है, मुख्तलिफ इदारों का क्या है, आप देख रहे हैं ना कितने नए इदारे बन रहे हैं। हाँ, लेकिन एक सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम पहली दफ़ा आगे बन रहा है यहाँ, ठीक है, में आके। लेकिन ये सिस्टम 6 साल नहीं निकाल सकता, 5 साल निकाल सकता, 6 साल तो फिर ज्यादा कह रहा हूँ, मतलब हुकूमत बनने से लेके और वहां तक तो ये 5 साल भी नहीं निकाल सकता सिस्टम। वो भुट्टो साहब से शायद मेरे ख्याल में ये गलती होगी, चूंकि कहा जा रहा था कि उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने कोई 7 माह पहले जो है इलेक्शन कराने का वो कर लिया, तो उसी में वो थोड़ा सा फंस गया। ये तो इलेक्शन नंबर 2 पे आ गए ना। हाँ जी, यानी कि मैं वही ना 70 से जब 77 में हम आते हैं तो वो इसी वजह से हुआ कि अभी उनका, चूंकि उनको एक लगता था कि वो नहीं, लेकिन उसके दौरान भुट्टो साहब, आप ये कह रहे हैं कि भुट्टो साहब ने अपनी मकबूलियत को ओवर एस्टिमेट किया या अंडर एस्टिमेट किया? भुट्टो साहब को डर था उस वक्त या भुट्टो साहब को यकीन? अच्छा, मुझे बताएं, अगर डर नहीं था तो फिर जो अहमदियों वाली जो वो पास हुई उस दौर में, जाहिर है भुट्टो साहब की मर्जी के बगैर तो नहीं हो सकती। तो कैसीनोज बंद हुए, बार्स बंद हुए, क्लब्स बंद हुए, जुमे की छुट्टी हो गई, बहुत कॉस्मेटिक सी चेंजेस, लेकिन उन्होंने मुल्क का एक कंजर्वेटिव तशख़्ख़ुस जो है वो बनाना शुरू कर दिया, जो पीपल्स पार्टी के आइडियल से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये जो कंसेशन भुट्टो साहब एक के बाद एक दिए जा रहे हैं, और उसके बाद जाहिर है जो फिर वो इधर हम FSF वाली बातें शुरू हो जाती हैं, आपने लोगों को उठाना मारना ये भी शुरू कर दिया। तो अगर आपको डर नहीं है तो फिर ये सारे काम आप क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखें, जो इंतकाम उन्होंने लिया सियासी जमातों से भी लिया और सियासी अफराद से भी लिया, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। अच्छा, अब अगर डर की आप बात देखें ना, मैं इसको डर नहीं समझता। अब इसको यूँ देखने की कोशिश करें कि पाकिस्तान में जैसे पीपल्स पार्टी एक सेकुलर, एक रोशन ख्याल जमात है, दूसरी साइड पर अगर जब 90 में आके ये मुस्लिम लीग नवाज बनी है तो ये एक दाएं बाजू की सियासी जमात थी ना, एक मजहबी और नहीं, वो तो निज़ाम मुस्तफ़ा जो भुट्टो साहब के दौर में जो 9 सितारों का इत्तेहाद था, मिसाल देने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी और एक मजहबी राइट विंग का इनको एक वोट बैंक था इनके पास, तो इन्होंने फिर वो फैसले किए जो एक सेकुलर सियासी जमातों को करने चाहिए। मिसाल के तौर पे जुमा की छुट्टी इन्होंने खत्म की, ठीक है जी, यानी कि नवाज शरीफ आगे वो भी। अच्छा, ये हमारे यहाँ इस तरीके से होता रहा है कि ये मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ तरीके से, यानी कि वो काम वो करती रही हैं, और जिनको वो करना चाहिए था, मतलब जो नून लीग को नहीं करना चाहिए था वो पीपल्स पार्टी को करना चाहिए था, जो पीपल्स पार्टी नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं ना, देखिए आपकी बात जो मैं समझा वो ये है कि ये भुट्टो साहब ने जो ये सारे काम किए ये मजहबी वोटर को अपनी तरफ खींचने के लिए किए, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि भुट्टो साहब परेशान भी थे कि जो मजहबी सोच है वो मेरे खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बना के आगे आ रही है, मुतहिद हो रही है, उसको ब्रेक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो वही बात है ना कि डर तो था, मतलब अगर डर नहीं था, आप ओवरवेलमिंग है, तो फिर आप अपने ख्यालात, अपने आइडिया, हम सबको पता है भुट्टो साहब के आइडियाज क्या थे या भुट्टो साहब के ख्यालात क्या थे, वो उसको इम्प्लीमेंट करें ना फिर आप फुल फोर्स से। लेकिन आप देखें ना कि आप उल्टी संप क्यों चलना शुरू कर देते हैं 4 साल के अंदर? अगर आप किसी भी मुल्क को देखें, उसके कल्चर को देखें, तो हर तरह के लोग होते हैं ना, कि आपने हर तरह के लोगों के लिए जब आप हुकूमत में आ जाते हैं फिर आपने लचक दिखानी होती है और चीज़ों को आगे की तरफ लेके जाना होता है। फिर जहाँ तक मजहब के सामने हथियार डालने का है, तो इन्होंने फिर मजहब को इस्तेमाल भी किया है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी किया, और आखिरी लम्हों में फिर उससे पहले मसलन अयूब खान जो थे, क्या वो आपके ख्याल में मजहबी आदमी थे? बिल्कुल नहीं थे, गैर मजहबी आदमी थे, लेकिन उन्होंने भी 65 के बाद जो है वो मजहब को आके आखिरी लम्हों में वो उसको अपनी ढाल बनाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सके।
तो मजहब को अब मैं ये जो आपने बात की ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अयूब साहब ने इसलिए ढाल बनाने की कोशिश की, अयूब साहब को पता था कि उनके इक़्तिदार का सूरज गरूब हो रहा है। गुरूब हो रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि भुट्टो साहब के इक़्तिदार का सूरज कहीं जा रहा था, हाँ नहीं जा रहा था बिल्कुल। तो उनको इस कार्ड की जरूरत नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। तो क्यों किया, मैं तो ये सवाल समझना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ये उन्होंने किया है और सियासी सतह पे किया, और इसी तरीके से आप ये देख लें कि फिर उन्होंने ऐसे लोगों को भी अपनी पार्टी में शामिल किया जो पीपल्स पार्टी के नजरिए से लगा नहीं खाते थे ना, वो भी पीपल्स पार्टी में आए ना, लोग शामिल हुए, जिसकी वजह से कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का जो तस्वर था, जो उनका मंशूर था, वो खासा मजरूह हुआ। तो ये तो पीपल्स पार्टी की और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हैं बड़ी गलतियां हैं, जिनकी वजह से वो जो जिस कल्चर को की बुनियाद पड़ गई थी वो आगे की तरफ चलता और हमारे सियासी कल्चर का वो हिस्सा। मतलब एक तरफ देखें ना, आप इतने एग्रेसिव हैं कि आप इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस करते हैं, बिल्कुल ऐसे, उसमें मुजीब को भी आप बुला लेते हैं लोगों की मुखालफत के बावजूद, यानी आप इतने एग्रेसिव और इतने कॉन्फिडेंट हैं। आप नेशनलाइजेशन करते हैं पूरे मुल्क की, आप जी। इंडस्ट्री को लपेट देते हैं एक दिन में। अच्छा या बुरा, वो नेशनलाइजेशन में तो एक पूरा प्रोग्राम करना चाहिए, मैं उसके हक में नहीं हूँ, हमारे बहुत से दोस्त समझते हैं कि होनी चाहिए थी। इंडस्ट्री हो गई, तालीम हो गई, सेहत हो गई, हर शोबा आपने कर दिया। आपने हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स उस दौर में बनता है आपका, आपके बहुत सारे फॉरेन मुआहदे आपके उस दौर में होना शुरू होते हैं। स्पार्को का प्रोग्राम शुरू होता है, अब्दुल सलाम साहब को वो बागडोर दी जाती है, खैर उसके बाद वो करारदाद पास हुई तो उसके बाद उन बेचारों के लिए कोई जमीन तंग हो गई। तो एक तरफ आप इतने एग्रेसिव और इतने कॉन्फिडेंट इकदाम कर रहे हैं जो उस वक्त ही आप कर सकते हैं जब आपको यकीन हो कि आपकी कुर्सी बहुत मजबूत है और कोई आपका कुछ नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ आप इतनी कंसेशंस देने को तैयार हो जाते हैं कि आप अपने ही इफ्तिताह किए हुए, क्योंकि खौफ नहीं था और ना ही कोई इस तरह का कोई जो है ना उनके सामने कोई कट हो रहा था सियासी जमातों का, मजहबी सियासी जमात। अच्छा अगर खौफ नहीं था, अगर मुझे डेविल्स एडवोकेट बनने दीजिए, मैं सिर्फ एक लोगों की जो परसेप्शन है उसके ऊपर कर रहा हूँ, हो सकता है मैं बिल्कुल आपके मौक़िफ़ से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये बातें चूंकि की जाती हैं तो ये मैं सामने रख रहा हूँ और आपकी ओपिनियन उस पर जानना चाह रहा हूँ। जो 1977 में जो इंतखाबात होते हैं उसमें फिर पहली दफा जुर्लो फिरने और धांधली होने और लोगों को उठाए जाने और बिला मुकाबला जितवाने वाली कहानियां, ये क्यों किया जा रहा है? अगर आपको पता है कि आपने जीत जाना है तो फिर आपको ये हरकतें करने की क्या जरूरत है? बिला मुकाबला जीत के आपने कौन सा कारनामा कर लेना जो किसी को 6 वोट मिल जाएंगे तो कोई फर्क पड़ जाएगा आपको? नहीं, ये तो बिल्कुल देखें, ये तो हमारे इसी वजह से फिर आगे इलेक्शन नहीं वो चल सका ना, सिस्टम नहीं चल सका और वो लपेट दी गई सारी सूरत हाल। ये तो बड़ी गलती है, मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ ना, लेकिन जिससे इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि उन्होंने मजहब कार्ड को मजहब को आड़ बनाया, इस्तेमाल किया और फिर लेकिन मैं इसमें ये कहता हूँ कि मेरे ख्याल में खौफ नहीं था, एक हिकमत अमली हो सकती है, सियासी हिकमत अमली, और इस तरीके से वो आगे चीज़ों को आगे लेकर तरफ जा रहे थे। क्योंकि जब उन्होंने इलेक्शन का ऐलान किया ना, तो ऐलान करने के बाद जब ये मजहबी सियासी जमातें या दीगर जो ग्रुप बना एक उनके खिलाफ जो अलायंस जो बना, तो उसमें उस वक्त सामने आती है, भुट्टो साहब को तशवीश हुई कि यार ये अचानक मेरे खिलाफ जो है ना एक इत्तेहाद बन गया। उससे पहले मेरे ख्याल में इस तरह, और वो बाद में इत्तेहाद तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में बदल गया, में बदल जाता है, उससे पहले ऐसा नहीं था। ओके। तो वो लेकिन चूंकि एक तरह से सियासी हिकमत अमली है, वो चीज़ों की तरीके से नहीं, ये जो लोगों को जो एक खौफ और डर की फजा बहुत से हल्कों में पैदा की गई, लोगों को उठाया गया, ये तो हमें पता है ना, मतलब ये भी आपकी तारीख में, तो ये भी सियासी हिकमत अमली थी, या ये आपको ख्याल है कि भुट्टो साहब से ज्यादा शाह के वफादारों ने की हरकतें? नहीं, वो सियासी एक आपका, जब आप इतने मकबूल होते हैं, चीज़ें होते हैं, बहुत सारी चीज़ें फिर आपके हाथ से निकल जाती हैं, उसका भी एक शाखसाना हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत मकबूल समझ रहे हैं। ये हमेशा लोगों ने किया, इमरान खान साहब ने अपने आप को मकबूल समझा तो वो भी सामने काट गए, मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को मकबूल समझा तो वो भी अपनी शख्सियत से बाहर निकल गए। तो इसकी एक शाखसाना ये भी हो सकता है, लेकिन मजमूई तौर पर ये बड़ी गलतियां थी जो अगर भुट्टो साहब से सरदाद ना होती तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सियासी निज़ाम थोड़ा सा मुख्तलिफ होता। 77 के इंतखाबात अच्छे बुरे हो जाते हैं, और उन इंतखाबात से पहले जो है वो एक इत्तेहाद भी भुट्टो साहब के खिलाफ हमारे से वजूद में आ जाता है, जो उस वक्त तक तो शायद मेरा ख्याल है तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा जो है उसका ख्याल में थोड़ी देर में आया या बाद में आया, उसको उन्होंने पलट दिया। बट इलेक्शंस में धांधली के इल्ज़ाम लगते हैं और उसमें कोई 17, 18, 19 सीटें बिला मुकाबला जो है वो जीत ली जाती हैं, जिसके ऊपर अपोजिशन जो है बिल्कुल खुश नहीं होती। और इलेक्शन रिगिंग की बात, क्योंकि ज़ाहिर है फेडरल सतह पर दूसरे इलेक्शन हो रहे हैं आपके, बहुत खुल के सामने आती है और बहुत जल्दी आती है।
पहली बात तो ये कि ये जो इलेक्शन में मुबैना रिगिंग होती है या धांधली हुई है या जहाँ जहाँ उन्होंने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है, आपको क्या नजर आता है? हमने पिछली दफा भी ये बात की कि इसकी जरूरत भुट्टो साहब को क्यों महसूस हुई? देखिए, जिस तरीके से धांधली का इल्ज़ाम लगाया जाता है ना 77 के इलेक्शन में, वो तो हुई है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जिस पैमाने की बात की जाती है वो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं था, क्योंकि जो मुखालिफ इत्तेहाद था उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी सीटें निकाल लेते, और जितनी उन्होंने निकाली ऐसे थोड़ी सी डबल कर सकते थे, ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि वो कोई यहाँ मजीद अगली हुकूमत भी बना सकते थे। भुट्टो साहब को जो मिला है ना मैंडेट, जो मिला है वो अवामी था, लोग थे, लोगों की आवाज़ें थीं और वही नताइज सामने आए थे। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि वो जो तरीक़ाकार जो बहुत सारी जगहों पर इख्तियार ऐसा किया गया कि उससे तासुर ये गया कि मुकम्मल तौर पर ये इलेक्शन जो है ना वो इलेक्शन थे। 151 सीटें पीपल्स पार्टी को मिलती हैं और 36-37 सीटें जो मुखालिफ इत्तेहाद को मिलती हैं। अच्छा, मैं इसमें सिर्फ एक बात समझना चाह रहा हूँ, भुट्टो साहब के क्रेडिट में तो बेशुमार चीज़ें, मतलब एटॉमिक प्रोग्राम है आपका, आपकी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस है, आपके जो सिपाही दुश्मन की कैद में थे उनका वापस लाना है, नेशनलाइजेशन है, प्लस माइनस जो भी, बट वो अवाम के उसमें ही की गई, रोटी कपड़ा मकान के नारों पे कुछ ना कुछ डिलीवर करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उस दौर में थोड़े से आपके हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स वगैरह शायद उसी दौर में आपका बना सामने आया। तो भुट्टो साहब के क्रेडिट में तो एक लिस्ट है बड़ी लंबी, 73 का आईन जाहिर है सबसे बड़ी बात। इसको अपोज करने के लिए या इसके मुखालिफ खड़े होने के लिए ऑपोजिशन के पास क्या नारा है, मां सिवाय इसके कि भुट्टो साहब बुनियादी तौर पे एक इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम इस्लाम को आगे लेके आने चाह रहे हैं, बावजूद इसके कि 1974 में हमने अहमदियों वाला भी काम किया, हमने जुमे की छुट्टी भी कर दी है, हमने कैसीनोज भी बंद कर दिए हैं, हमने बार्स भी बंद कर दिए हैं, हमने शराब भी ममनू करार दे दी है। इसके बावजूद जो 9 सितारों का इत्तेहाद था वो लोगों को ये बावर कराने में, क्योंकि बड़े पुरतशद्दुद वो ज़ाहिर तो हुई, बावर कराने में कैसे कामयाब हो गया कि भुट्टो साहब इस्लाम मुखालिफ है? नहीं, मेरे ख्याल में बावर कराने में कामयाब नहीं हो सका था कि जो बाद में जो हालात हुए हैं तो वो साफ ज़ाहिर है कि उसकी वजूहत दीगर है। वो लोगों का ये नहीं था कि लोगों की वजह से वो हुए, हाँ अलबत्ता उन्होंने एहतजाज जारी रखा, एहतजाज की वजह से जो है ना वो मसाइल ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं, मैं उस दौर के बहुत से लोगों से मेरी बातें हुई, मुलाकात हुई, वो मतलब अब वो रिग्रेट करते हैं, उन्होंने कहा कि हमने किया है और हमने उस पर, मतलब हमारे एक दोस्त हैं वो डस्का में थे, सियालकोट में, कि हमने बाकायदा मोर्चे बनाए, पथराव किया तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के नारे के ऊपर, और ये मतलब निज़ाम मुस्तफ़ा है क्या, ये तो ऑफ कोर्स अपनी जगह एक बड़ी वेग सी कहानी है, बट इट वाज सोल्ड टू अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पब्लिक। नहीं, लोगों को ये वो तो करने की कोशिश की गई, लेकिन वो इतने बड़े पैमाने पे नहीं हो सका था उनका एहतजाज। वो करते तो रहे हैं, यानी कि इलेक्शन कुछ उन्होंने जैसे ही इंतखाबात के नतीजे आए तो उन्होंने इलेक्शन को कबूल ना किया। अच्छा, उससे पहले जब इंतखाबी मुहिम वगैरह चल रही थी तो उनका नारा कोई तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा का नहीं, जी वो तो बात में वो एक इलेक्शन की बातें हो रही थी कि हमने इनको हराना है और इस्लाम और फलां इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन लोगों को बड़े पैमाने पर फिर भी ये जो 9 जमातें थी वो नहीं कर सकी थी। उसमें सारे लोग कोई मजहबी नहीं थे, ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही उसमें कोई मजहबी थे। अच्छा, अब हम ये देखें ना कि पंजाब में देखें कि पंजाब में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जैसा कोई दूसरा लीडर हमें नजर नहीं आ रहा था। जितने भी लोग यहाँ पे उनके खिलाफ सियासत कर रहे थे वो उनके कारगर को नहीं बिल्कुल नहीं पहुँचते। ठीक। अच्छा, इसी तरीके से सिंध में भी वो उन जैसा नहीं था। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का थोड़ा सा इशू मुख्तलिफ है कि वहाँ कौम परस्त सियासी जमातें थीं जो कर रही थी, लीडर थे उनके पास, फिर वो एक पूरा ANP की लेगेसी चली आ रही थी बादशाह खान, और बलूचिस्तान में भुट्टो साहब ने उस दौर में मतलब शोरिश को कुचलने के लिए, हाँ ये भी सारी चीज़ें वो की जाती रही है। लेकिन चूंकि इसमें तो फिर एक इंतखाबी नताइज को तस्लीम ना करना, फिर उस पर तहरीक जारी रखना, फिर उसके अंदर से एस्टेब्लिशमेंट ने अपने लिए मौके तलाश किए। ये एस्टेब्लिशमेंट ने मौके, अच्छा आपका क्या ख्याल है 1977 के इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार था या ये बाद में उन्होंने एक अपॉर्चुन टाइम देखा? नहीं, बाद में मेरा ज़्यादा तौर पर ख्याल ये है कि बाद में ज़्यादा इनका बना है और जो चीज़ें नई वक्त ले रहे थे ना, डायलॉग जारी था इनके दरमियान और फिर वक्त हो रहा था, सुबह असम्बलियों के इलेक्शन ना हो सके थे, उन आगे की तरफ उनकी डेटें चली गई। देखिए, ये वही ऐसे हो रहा है ना कि 70 के इलेक्शन हुए, उसके बाद
इलेक्शन लटके हुए हैं, ठीक है जी। पहले प्रेसिडेंट बने फिर वजीर, ठीक। इलेक्शन लटके हुए हैं, नतायज आ चुके हैं लेकिन हुकूमतें नहीं बन रही। 70 के इलेक्शन का नतायज आ चुके हैं, सुबह इलेक्शन नहीं हो रहे, मामला लटका हुआ है, आगे पता नहीं चल रहा कि किस तरीके से हुकूमतें चलेंगी, कौन हुकूमत बनाएगा, कैसे बनेगी। तो वो दोबारा एक तरह से गुफ्तगू जारी है और दोबारा इलेक्शन होने की बातें हो रही हैं। जो मुखालिफ इत्तेहाद है जो बना और सावज़रे के बहुत सारी उसमें कोशिशें बनवाने की भी थी, तो वो जब ये चीज़ें सारी बन जाती हैं, वो आगे की तरफ आई, तो वो सावज़रे के नहीं सारी चीज़ें चल सकी। नतीजा ये निकला कि जो एक सियासी इस्तेकाम आना चाहिए था वो ना आ सका। इसमें मेरे ख्याल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से जो बड़ी एक मिस्टेक हुई है, गलती हुई है, वो इलेक्शन को कबल अज़ वक्त था। कबल अज़ वक्त इलेक्शन का ऐलान नहीं होना चाहिए था, 7-8 माह पहले उन्होंने ऐलान कर दिया। तो ख्याल यही किया जा रहा था, उनको भी ये मार्च में इलेक्शन हुए ना। हाँ जी, उनको ये ख्याल था कि ज़्यादा पॉपुलर है, होने अक्टूबर में थे गालिबन, नवंबर 7 महीने ये पहले उसका ऐलान कर दिया गया, ठीक है, होना था और मार्च में। अक्टूबर वो में ये अगर ना करते तो वो मेरे ख्याल में चीज़ों को अपने टाइम पर होने देते तो शायद उस तरीके से ना होती। अच्छा, उस वक्त कोई खदोखाल वाजे भी नहीं थे कि मसलन आप ये देखें कि आपके पास जो निगरान हुकूमत का जो तस्वर है, ये आके आपके पास जो है ना 90 में आ रहे हैं ना, 88-90 में आ रहे हैं। उससे पहले ये निगरान हुकूमत का कोई तस्वर भी नहीं है, चूँकि नया नया मुल्क एक तरह से बना हुआ था। नई मुल्क से मुराद ये है कि अभी पहली दफ़ा इलेक्शन हुए हैं और उसके बाद एक सिस्टम चल रहा है, आपके पास किसी तरीके से वो कोई चीज़ें क्लियरिटी नहीं है कि आप किस तरीके से होगी। हालांकि ये जो निगरान हुकूमत का तस्वर वैसे 70 में उसके हमें कुछ थोड़ी सी चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन किसी तरह का कोई वो नहीं है। तो निगरान हुकूमत देखिए, अगर दुनिया के ज़्यादातर ममालिक की ज़्यादा निगरान हुकूमतें नहीं होती, यानी कि भी देखे ना कि कोई क्लैरिटी नहीं थी ना कि निगरान हुकूमतों का तस्वर बाद में आया कि ये निगरान हुकूमतों में आम इंतखाबात होंगे या ये तो एक बेसिकली निगरान हुकूमत का कॉन्सेप्ट जो है वो वैसे ही जमहूरी अमल पे मिसट्रस्ट या डिस्ट्रस्ट बहुत सोच शो कर रहा है कि यार जो हुकूमत जा रही है वो इतनी बेईमान है कि वो ईमानदारी से अगली हुकूमत को सौंप नहीं सकती, या इलेक्शन कमीशन इतना नाअहल है कि वो उसके होते हुए इंतखाबात करा नहीं सकता, इंडिपेंडेंट नहीं है। बिल्कुल ऐसा, लेकिन ये गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोई इस तरह का ना कुछ चीज़ें बहुत वाजे नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, और ये सारी शोरिश है, इस्तेकाम नहीं आ रहा, वही अदम सियासी इस्तेकाम है, वही मज़हब के नारे लग रहे हैं और मजहबी नाम के ऊपर जो है ना वो एक लीडर के खिलाफ या हर दो सतहों पर एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगे हुए हैं, और इलेक्शन हो चुके हैं, नतायज आ चुके हैं, लेकिन सारी चीज़ें लटकी हुई हैं आपस में। तो ये वही कहानी बन रही है जो 70 में इलेक्शन हुए। 70 में इलेक्शन हुए, फिर मुल्क है एक मुतहदा मुल्क था, 70 के बाद फिर वो 2 हिस्से बन गए, उधर उनके मैंडेट को नहीं कबूल कर रहे, वो इस तरफ वाले इसके मैंडेट को नहीं कबूल कर रहे। इसी तरीके से 70 में हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है। 70 से फिर आगे जो है ना वो रास्ता मिल गया एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट को, जिसका सियासत में अफगानिस्तान वाली कहानी इससे पहले शुरू हो चुकी हुई है, शुरू हो चुकी हुई है, मतलब अभी ज़िया साहब नहीं आए, बट अफगानिस्तान वाली कहानी बहरहाल शुरू हो गई और आपकी एस्टेब्लिशमेंट की थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट भी वहाँ आवाज़ शुरू हो चुका हुआ है। अच्छा, अब ये इस सारी कहानी से, इस सारे झगड़े से, लड़ाइयों से, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा से स्पेस मिलती है एस्टेब्लिशमेंट को। बिल्कुल। और अयूब खान साहब के जाने के ठीक कितने 9-10 साल बाद, वही 10 साल का साइकिल, 10 साल बाद ज़िया साहब जो है वो हमारे शायद वर्स्ट मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर सामने आते हैं। 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर वही जो है फिर आपकी इस पूरी कहानी जो है वो पीपल्स पार्टी की बिसात जो है वो एक तरह से लपेट दी जाती है। भुट्टो साहब को सारी दुनिया की मुखालफत के बावजूद फांसी दे दी जाती है, क्योंकि कब्र एक है और उसमें मुर्दा भी एक ही आ सकता है, 2 क्या इसी तरह की कहानी थी ना, कब्र एक और मुर्दे 2 हैं, तो उसमें से कोई एक जा सकता है। तो वो दे दिया गया, सारा कुछ हो गया, और ज़िया साहब उसके बाद अब वो जहाज जो फजा में फट गया था उस तक ज़िया साहब जो है वो हुक्मरान रहते हैं। पीपल्स पार्टी इतना सख्त माशाल्लाह है, कोड़े लग रहे हैं, जेलों में डाला जा रहा है, सख्त तरीन तशद्दुद हो रहा है। भुट्टो साहब की फांसी के वक्त भी इतना मुल्क में सख्त है कि इतनी बड़ी अवामी हिमायत के बावजूद कोई बाहर नहीं निकल पाता, अवाम कोई मुजाहरा नहीं कर पाती, कुछ नहीं कर पाती। ये जो 8-10 साल का पीरियड है, इसमें पीपल्स पार्टी, और इसके फौरन बाद जब इलेक्शन होते हैं पीपल्स पार्टी को फिर इख्तियार मिल जाता है। इट्स अ वेरी रिमार्केबल थिंग। ये 10 साल में एक पार्टी अब सरवाइव कैसे करती है? ये बुनियादी तौर पर अपने वर्करों की बुनियाद पे सरवाइव करती है, जो वर्कर्स हैं, जो मारें खा रहे हैं, जो मार्शल लॉ के
ख़िलाफ़ जो है ना आवाज़ें उठा रहे हैं, फिर उसके पदाश में जो है ना उन पर जबर सितम की एक नई दास्तानें रकम की जा रही हैं। ये बुनियादी तौर पर एक तो है वो। फिर जो बाद में तहरीकें शुरू हुई हैं MRD की, जिसमें नुसरत भुट्टो और बाकी लोगों ने बड़ा उसमें किरदार अदा किया, नवाबजादा नसरुल्लाह खान। तो ये MRD वो जो MRD तो मतलब इलेक्शन माशाल्लाह के कुछ 4-5 साल बाद की कहानी होती है, लेकिन वो उसको कुचल दिया जाता है, चूँकि एक तरह से वो हो रहा है ना, ज़ियाउल हक साहब मजमूई तौर पर बैठे हुए हैं और वो पूरी तरीके से जो है ना अमेरिकन की भी सपोर्ट उन्हें हासिल है। उनकी ज़रूरत भी है, चूँकि इस खिते में वही अमेरिका की वजह से ज़रूरत बन चुकी है। तो वो मजलिस शुरा भी बन जाती है, वो रेफरेंडम भी हो जाता है, उसमें यज्ञ नुकात ये है कि 98% लोग जो हैं इस्लाम के नफाज के लिए ज़िया साहब को ले भी आते हैं, दोबारा देते हैं। तो जनाब अच्छा, रेफरेंडम के वक्त का मसला ये है कि इस वक्त ज़िया साहब डरना शुरू हो गए थे, मतलब रेफरेंडम कराने हो जाता है कराया ज्यादातर उसी वक्त जाता है। हाँ, जब आपकी कुर्सी डोलना शुरू हो जाए ना और आपको पता लगे कि नहीं हो सकता, जिस तरह मुशर्रफ साहब ने कहा था कि वर्दी मेरी खाल है लेकिन एक दिन उतारनी पड़ी उन्हें और ज्ञानी साहब को डंडा सौंपना पड़ा, तो डर उन्हें लगना शुरू हो गया था ज़िया साहब को। अच्छा, इसमें ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल हो सकता है, वर्कर्स की अकीदत जो थी वो भुट्टो साहब के साथ, मतलब पीपल्स पार्टी के साथ भी नहीं, मैंने भुट्टो साहब के साथ, वो भुट्टो साहब एक करिश्मा, एक शख्सियत। ये जो पीपल्स पार्टी ने सर्वाइव किया, आपने कहा वर्कर्स की सर्वाइव किया, लीडरशिप की वजह से, लीडरशिप और वर्कर्स में मैं अगर ये सर्वाइवल को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँ तो लीडरशिप का कितना रोल, कितने फीसद था और वर्कर्स का रोल कितने फीसद? देखिए, जो उस वक्त पीपल्स पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर थे ना, वो भी आगे पीछे दाएं बाएं हो गए थे ना, वो सारी चीजें लोग घबरा गए थे और वो ऐसा नहीं था। लेकिन नुसरत भुट्टो का बड़ा किरदार है सारे अरसा में कि नुसरत भुट्टो ने बड़े अच्छे तरीके से इसको सारी चीज़ों को आगे लेकर चलिए। उन्होंने फिर बाद में इसी तरह का किरदार हमने कुलसूम नवाज की शक्ल में देखा, जब नवाज शरीफ साहब को 97 में वो 99 में वो किया गया। तो एक तो लीडरशिप भी मौजूद है, फिर जो दीगर सियासी जमातें हैं और जो सियासी लोग हैं वो भी इस मार्शल से जान छुड़वाना चाहते हैं। जमहूरियत की बहाली जो MRD थी, वो जमहूरियत की बहाली की एक तहरीक थी, तो उसका वो हिस्सा बनते हैं, लेकिन उसको कुचला जाता है बार बार, उसको आगे की तरफ नहीं बढ़ने दिया जाता। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा किरदार उन सियासी कारकुनान का है। मेरे ख्याल में उनकी अकीदत जो थी ना, वो सियासी सतह की थी, कि उनकी कोई शख्सियत की सतह नहीं थी। कि चूँकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एक रोमांस तो बहरहाल दिया था लोगों को, एक सियासी विजन दिया था, एक सोसाइटी में रोमांस पैदा हुआ था, लोगों के अंदर एक उमंग पैदा हुई थी, एक नए ख्वाब देखे गए थे, नए ख्वाब बुने गए थे, जिनकी तरफ कुछ न कुछ उन्होंने कदम उठाया, अमली तौर पर उठाया था। जितने भी उन्होंने इकदामात लिए, तो ये नहीं था कि वो जैसे जो पिछली वीडियो में हम जिसका जिक्र कर चुके हैं, तो वो एक लोग थे, सोसाइटी की एक नई जो है वो कल बनना शुरू हो रही थी। सोसाइटी का एक नया एक पूरा एक फैब्रिक जो था, सोशल फैब्रिक बन रहा था, एक नई सोसाइटी चीज़ें बदल रही थी। अच्छा, वो लोग थे जिन्होंने भुट्टो साहब का दौर देखा था, भुट्टो साहब की चीज़ों को देखा था, तो वो लोग अब वो कर रहे हैं, एक तरह से तहरीक चला रहे हैं। और ये सबसे अच्छी बात थी कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो सियासी तहरीक चला रहे हैं और उसका हिस्सा हैं, मार्शल के खिलाफ खड़े हुए हैं, और वो उस पर सख्त से सख्त सजाएं जो है ना उसको दी जा रही हैं, उनको दी जा रही हैं। तो ये करते करते 85 तक हम आ जाते हैं। 85 में फिर जब हम आते हैं तो यहाँ से फिर पीपल्स पार्टी से एक बड़ी गलती हो जाती है कि जो गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन हुए तो उसमें वो हिस्सा नहीं लेती। और ज़िया साहब ने जो 1985 के इंतखाबात जो हैं, आपने भी उस पर बिल्कुल आपने वो बरसवीर तस्करा कर उसको ले आए, लेकिन वो बड़े इंपॉर्टेंट एक हमारी तारीख में एक बड़ा इंपॉर्टेंट मोड़ है कि गैर जमाती इंतखाबात हैं। आपने जमातों को तो नहीं, लेकिन लोगों को हमें पता है कि वो किस जमात की सपोर्ट से सामने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी उस अमल से बिल्कुल लाताल्लुक अपने आप को करार दे देती, बाइकआउट कर देती है। क्या ये एक सियासी गलती थी या ये एक सियासी चाल थी? नहीं, गलती थी साहब, जरा गलती क्यों थी? अगर आप देखिए 1985 के इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं तो क्या ये मार्शल की इंडोर्समेंट नहीं है एक तरह से? नहीं, सियासी जमातों को ये था ना कि सियासी जमातें और ये चाह रही थी कि अभी जमाती बुनियादों पर इलेक्शन होने वो नहीं करने जा रहे हैं, तो इस तरीके से हम उसका हिस्सा नहीं बन सकते कि हम गैर सियासी जमातों बुनियादों पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये तो एक बड़ा जेन्युइन किस्म का उनका वो था, एक दलील थी उनके पास कि जब सियासी जमातें मौजूद हैं तो वो सियासी जमातों की सतह पर इलेक्शन होने चाहिए। तो ये तो वही मार्शल की बात है ना, आप अपनी मर्जी के बंदे को ले आएंगे और वो अपनी मर्जी के बंदे होंगे, फिर मुख्तलिफ पार्टियों के जो बंदे वो भात के लोग आए, उस जमाने के लोग आ जाएंगे। तो जो ज़ियाउल हक साहब की जो सबसे दो बड़ी गलतियाँ थी ना, मैं समझता हूँ, एक तो साहब के मार्शल की, उसके बाद फिर ये 85 के इलेक्शन करवाने की।
जो गैर जमाती बुनियादों पर। इसका सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि इसमें ऐसे लोग इस अमल का हिस्सा बने जिनके नज़दीक जो सियासत थी वो खालिस्तन मफादात की सियासत को कहते। बिल्कुल ठीक। तो ये एक बड़ी वजह थी यानी नजरियाती सियासत जो है उसको भुट्टो साहब ने शायद, मेरा ख्याल है जिया साहब ने शायद उसको दफन करने की कोशिश की। हाँ बिल्कुल, नजरियाती सियासत ऐसे ही था ना कि पीपल्स पार्टी का खौफ था ना एक तरह से। लेकिन इसके महज एक साल बाद, सब कुछ हाँ, लेकिन इसके महज एक साल बाद बेनजीर वापस आती और पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा इस्तकबाल किसी बिल्कुल का नहीं होता। तो बहुत यानी आप 1986 में रियलाइज कर लेते हैं कि आपने जो कुछ किया 78 79 से लेके 86 तक, उसका कोई आप अवाम में मोहब्बत पीपल्स पार्टी की कम नहीं कर सके। और बेनजीर भुट्टो आती है तो पूरा शहर जो है सड़कों पे आ जाता है। और इस्लामी निज़ाम नाफिज करने की आड़ में आप लोगों की हमदर्दियां नहीं ले सकते। हाँ, मतलब वो लोगों की ये अवलीन ख्वाहिश नहीं है कि भी यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा हो या शरीयत हो। लोगों बेनजीर भुट्टो जो है भुट्टो के वारिस के तौर पे और पीपल्स पार्टी के चेहरे के तौर पे वापस आती हैं और उनका एक अजीम शान इस्तकबाल होता है। अब 1986 में वो वापस आ गई हैं और अब पीपल्स पार्टी दोबारा ओवरटली सियासत में एक मेन स्ट्रीम उसके अंदर नजर आनी में दोबारा शुरू हुई। इससे पहले तो कोवर्टली चल रहा है नजर आने। सर, जिया साहब ने गैर जमाती बुनियादों पे बना दी थी एक सो कॉल्ड पार्लिमानी निज़ाम हमारे यहाँ कुछ काम कर रहा था लूला लंगड़ा। जुनीजो साहब जो है वो वजीर आज़म थे और बहुत जल्दी जुनीजो साहब और जिया साहब में इख्तलाफात इसलिए हो गए कि ये कोई वही वो डीजा वू वाली बात है कि जिया साहब को भुट्टो साहब ने शायद इसलिए बनाया था कि बहुत मरंज सा आदमी है, इसने क्या करना है, और इन्होंने जुनीजो साहब को इसलिए बनाया था कि जुनीजो साहब को तो कोई जानता नहीं है तो इन्होंने क्या करना है। लेकिन जुनीजो साहब ने जब उनके पास थोड़ी सी आई तो उन्होंने जाहिर है वो कुछ आंखें दिखानी शुरू की और वो हुकूमत बरतरफ हो गई। और अच्छा, अब ये एक तो ये कि 88 के इंतखाबात का ऐलान होता है, लेकिन इस दफा बजाय गैर जमाती होने के इसका जमाती का ऐलान करते हैं। ये क्यों किया गया आपके ख्याल में कि जिया साहब ने अपनी स्ट्रेटजी यहाँ पे क्यों बदली, गैर जमाती से जमाती इंतखाब की तरफ क्यों गए? और एक दफ़ा हम इसको समझ लें तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो बेनज़ीर साहिबा आई और उनका इस्तकबाल हुआ और उनकी सियासी मकबूलियत जो है जिया साहब को नज़र आ गई थी, ऑलरेडी नज़र आ गई थी। तो उसके बाद जमाती इंतखाबात की तरफ जाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? गैर जमाती पे ही रहते। हाँ नहीं, असल में ये होता है कि जिया साहब ने जब ये ऐलान किया था ना नए इलेक्शन का, उसमें ना उस वक्त तक कोई ये बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं किया गया था कि जमाती बुनियाद पे होंगे या गैर जमाती बुनियादों पे होंगे। अच्छा, किसी तरह का कोई ऐलान नहीं हुआ था शुरू में। तो फिर जब ये उनकी वफात होती है तो उसके बाद फिर जाके, चूंकि सियासी जमातें तो पहले नहीं चाहती थी जैसे पीपल्स पार्टी है कि गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन हो, तो जमाती बुनियाद पे होने चाहिए। उसके बाद फिर ये जाके फैसला हुआ था। और नहीं, लेकिन पिछली दफा जब उन्होंने किया था तो इलेक्शन का ऐलान में ये था ना कि गैर जमाती होंगे, ऐसी कोई बात की नहीं, ऐसी कोई ऐसा सॉरी, तो आम हालात में तो जमाती होना है ना, गैर जमाती तो एक एक्सेप्शन है जी। आम हालात में तो जमाती होना, जमाती बुनियादों पे होना था। तो उन्होंने उस वक्त ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ था। फिर तो अच्छा क्यों नहीं, चले इस सवाल बदल देता हूँ मैं, उन्होंने ये स्पेसिफिकली इसको गैर जमाती करार क्यों नहीं दिया? नहीं, वो करार दे सकते थे मेरे ख्याल में, उन्होंने तो गैर जमाती बुनियादों पे ही ज्यादा करवाना था ना, तो वो तो ये तो तयशुदा बात थी। लेकिन कोई बाज़ाब्ता उसका ऐलान नहीं हुआ था, तो उसका ऐलान नहीं हुआ तो उनको फिर टाइम भी नहीं मिला, मोहलत नहीं मिली, तो उसके बाद शायद जाके वो उसका ऐलान होता तो फिर उनकी वफात हो जाती है, एक इंतकाल उनका हो जाता है एक हादसे में। तो उसके बाद फिर सियासी जमातें जो है ना वो एक मुत्तहिद होती हैं और बुनियाद उस पर जमाती बुनियादों पर 88 के इलेक्शन होते हैं। उसमें हमने देखा कि IGI का क़याम अमल में आता है। ये हाँ जी, ये IGI साहब जरा के भी उस पीपल्स पार्टी के मुखालिफ एक इत्तेहाद खड़ा करना था। कोई एक जमात इस काबिल नहीं थी, और थी नहीं ना। देखें, सियासी जमातें तो सिर्फ पीपल्स पार्टी चली आ रही थी ना, या हमारी जो है ना वो ओरिजिनल सियासी जमातें थी जैसे खैबर पख्तूनख्वा की थी, जैसे उससे थी बलूचिस्तान से थी। फिर ये था कि MQM को भी वो किया गया, MQM भी बनती है और नवाज शरीफ साहब इसको मंजर आम पे आ जाते हैं। पहले वजीर खजाना वो जो सामने आ चुके हैं, लेकिन वजीर आला भी थे, तो फिर वो सामने आते हैं IGI के इत्तेहाद में। तो उसमें और IGI को हम जाहिर है ये बात बड़ी हम वाज़ेह तौर पे कह सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की तख्लीक करदा एक जमात है, तो बिल्कुल, और उसको वो फिर IGI फंडिंग केस जो बाद में हमने वो सुना सब कुछ, एक इत्तेहाद था जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ। तो ये तय हो गया कि 1988 में भी पाकिस्तान या तो प्रो पीपल्स पार्टी है या एंटी पीपल्स पार्टी है, कोई और सियासी कुव्वत अपना वजूद नहीं रखती। सियासी कुव्वत है ही नहीं, एक तरह से इत्तेहाद है। और जो सियासी कुव्वतें हैं वो कोई कौमी सतह की नहीं है ना, ठीक है, वो रीजनल सतह की सियासी जमातें हैं या इत्तेहाद थे, छोटे छोटे वो फिर इकट्ठे हो जाते थे। जो है
खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, आप इस बलूचिस्तान से देख लें, या यहाँ पे मुफ्ती महमूद साहब और बाकी लोगों की जो सियासी जमातें थी, जमीयत उलमा इस्लाम और शाह नूरानी की, तो ये एक मखसूस इलाकों की या मखसूस हलकों की सियासी जमातें थी। ठीक है। तो इस वजह से इत्तेहाद बना और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का एक बनाया गया कि पीपल्स पार्टी को चूंकि इक़्तिदार में नहीं आने देना, तो किरदार कुशी हुई, वो सारी चीज़ें हुई, हमारे सामने की बातें हैं। लेकिन मतलब साफ जरगे लोगों ने फिर, और आईजीआई के पास जो नारा था वो वही नारा था जो 9 सितारों के पास नारा था, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा और निज़ाम इस्लाम और शरीयत, जो आज तक नारा मजहबी जमातों के पास है, अगर खद्दो खाल किसी के पास नहीं है। ये रियासत मदीना, ज़ाहिर बाद में खान साहब ने भी वही नारा लगाया, उसमें इदारे क्या होंगे, उनका मरबूत निज़ाम किस तरह होगा, कैसे चलेंगे, वो कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक बुनियादी तौर पे एक नारा है जो आप बेच देते हैं। क्योंकि मुझे याद है जब वो तहरीक लब्बैक अपने कर रही थी, अभी हाल की बात है, तो उनसे जब भी इकोनॉमिक सवाल किए जाते थे तो उसके जवाब में भी नारे ही होते थे खादिम रिजवी साहब के पास। जवाब कोई नहीं होता था कि आप चीज़ें चेंज कैसे करेंगे। आपको याद है उन्होंने कहा था कि हम कहेंगे नहीं देते, हम कर लो जो कर, मतलब इस किस्म की बातें थी, कंक्रीट बात कोई नहीं थी। जैसे ये कहा जाता है ना कुरान का एक पूरा एक साथी निज़ाम है। हाँ, तो परवेज साहब पूरा उस पर परवेज साहब परवेज साहब का तो कमाल ये था कि वो चीज़ से निज़ाम निकाल देते थे, निज़ाम रबूबियत से शुरू हुए थे। तो खैर ये पता नहीं चलता था कि है क्या। हाँ, ये कोई नहीं बताता उसके खद्दो खाल क्या है। बल्कि वो मौदूदी साहब का मुझे याद आता है, उससे पूछा था कि वो ज़कात का निसाब का जिक्र नहीं है कुरान में ना, तो उन्होंने कहा अगर इतनी छोटी छोटी बातें भी कुरान में लिख दी जाती तो कुरान की ज़खामत बहुत बढ़ जाते हैं। तो वो खैर वो अपनी जगह एक मसला है। तो वो हमारे जो मजहबी जमातें हैं वो बुनियादी तौर पे नारा बेचने की माहिर। 1988 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पर अभी भी अपने सोशलिस्ट नजरियात के साथ खड़ी है। बुनियादी तौर पे बाएं बाजू की उसे सपोर्ट अभी भी हासिल है, और वो इस इलेक्शन में किसी हद तक अब ये आप और मैं यानी किस हद तक तय कर सकेंगे। इलेक्शन में मैनेजमेंट होती है, प्री इलेक्शन रिगिंग जाहिर है, आईजीआई को फंडिंग भी मिलती है, और इलेक्शन के दिन पे भी, इलेक्शन डे पे भी मुख्तलिफ कहानियां आज तक हम सुनते हैं, जाहिर है उसका सबूत किसी के पास नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी कोई 94 नशिस्तें ले जाती है और आईजीआई को कुछ 54-55 नशिस्तें उन्हें मिल जाती हैं, तो कोई अक्सर वो 2/3 अक्सरियत तो नहीं है। लेकिन ये चीज नजर आ गई कि पीपल्स पार्टी अभी भी सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है, जो मर्जी आप कर लें। हाँ जी, देखें वो तो बहुत वाज़ेह था, इन्होंने मैनेज किया ना, चूंकि सारे के सारे चीज़ों को मैनेज किया। उसके बावजूद देखें वफाक में वो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको सूबा नहीं दिया जाता ना। वो यहाँ पर वही आईजीआई की हुकूमत बनती है, एस्टेब्लिशमेंट, वो हुकूमत जो है ना वो सूबा देने में जो है ना वो नहीं देती, सूबा ना देने में कामयाब हो गई। ठीक, तो वो सूबा उन्होंने अपने पास रख लिया, और यहाँ पर उनका, और यही फिर सूबा जब अपने पास रखा तो ये इसी सूबे की वजह से फिर ये जल्द हुकूमत खत्म हो गई ना। अगर सूबाई हुकूमत भी पीपल्स पार्टी के उसमें आ जाती तो मुमकिन है कि ये सूबा 17 सीटों वाले जो है वो चलाते रहे। तो हाँ जी, तो वो 80 जैसे 88 के बाद 90 में इलेक्शन हुए, तो शायद 90 में इलेक्शन, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर एमक्यूएम पहली दफा सियासी मंजरनामे में दाखिल होती है, और उसकी हद तक शहरी सकाफत की हद तक वो ले गया, वो बड़े अच्छे तरीके से वो सामने आए। तो वो भी साफ जरा के देखें कि वो किस तरीके से सियासी जमात को उसको बनाया गया। वो और एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के अर्बन हरीफ के तौर पर भी सामने आई, और बाद में अर्बन हलीफ भी बनी उनकी। हाँ जी, ऐसा ही, मतलब ये दोनों हमने ये चीजें, यानी सियासत में कोई चीज हरफ आखिर नहीं है, ये बात जो है कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रही वैसे हमारे सियासी मंजरनामे में। लेकिन अब आपने इलेक्शन लड़ लिया, आपने फेडरल में गवर्नमेंट बना ली, बिकॉज उसको नहीं रोका जा सका। सूबे की हद तक आपने एक आपके खिलाफ एक महाज खड़ा कर दिया, जो कि हमेशा होता है डिवाइड एंड रूल ना, इसके साथ आप लड़ते रहे। मुद्दत पूरी नहीं करनी थी। इस मुद्दत पूरी ना कर पाने में क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत की भी गलतियां थी, या आपका ख्याल है वो जो कुछ भी कर लेते उनको हुकूमत उनकी मुकम्मल नहीं होनी थी? देखिए सर, उनकी हुकूमत मुकम्मल होनी ही नहीं थी। उसकी वजह यह थी, एक तो जो उनको वफाकी हुकूमत दी गई थी वो भी मशरूत हुकूमत थी। ऐसे नहीं था कि भी उनको कुली तौर पर इख्तियार दिया गया था। बहुत सारी जो आम जो थे वजारतें थी वो उन पर पीपल्स पार्टी का इख्तियार नहीं था। एक तो यह है कि वफाकी हुकूमत जो है ना वो नहीं दी गई मुकम्मल तौर पर। दूसरे साइड पे आप ये देखें कि जो सूबाई जो महाजराई है वो जारी हो जाती है, और वो किसी तरीके से वो चीज़ों को आगे की तरफ बढ़ने नहीं देती। हम ये कह सकते हैं कि मेरा ज़्यादा तौर पर ख्याल ये है कि जितनी भी पाकिस्तान में 90-88 से लेके हुकूमतें हटाई गई हैं या वज़राए आज़म हटाए गए हैं, वो साफ जरिए के वो प्लानिंग, यानी 3 वजारतें ऐसी हैं ना जिस पे उन्होंने कंट्रोल पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने खारजा पे नहीं किया, साहबजादा याकूब अली खान जो है वही रहेंगे। उन्होंने दिफा पे नहीं किया, दिफाई बजट का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
और तीसरा जो आपका खजाना, वजारत खजाना है, जाहिर है उसके ऊपर भी कंट्रोल जो है वो वजारत खारजा है, वजारत खजाना है, तो वजारत खारजा, खजाना और दिफा अगर आपके हाथ में नहीं है तो आपने करना क्या और मशरूत एक तरह से ना वो हाथ बंधे हुए हैं। अच्छा, फिर मेरा देखें, हम ये सब लोग इसको तस्लीम कर चुके हैं कि जितनी भी हुकूमतें ख़त्म हुई या वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके, वो उनमें उनकी नाअहलियों से ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ एक प्लानिंग थी, एक मनसूबाबंदी होती थी कि इनको नहीं करने देना, वो उसी के। अच्छा, क्या ये मनसूबाबंदी किसी एक सियासतदान के खिलाफ है, या बेसिकली ये सियासी निज़ाम के खिलाफ है कि सियासतदानों को डिलीवर करने का मौका ही ना दिया जाए ताकि साफ ज़ाहिर जो पावर का जो सेंटर ऑफ पावर है वो चेंज ना हो? अब तक तो यही साबित हुआ है ना कि जितनी भी सियासी जमातें हैं वो सब की सब जो है या तो वो अपनी हुकूमत पूरी नहीं कर सकी या अपने वज़ीर आज़म की मुद्दत पूरी नहीं करवा सकी ना। तो इसका मतलब ये है कि ये सबके हो हुई है ना, खिलाफ हुई है सारी। अच्छा, हम चूंकि 88 की बात कर रहे हैं ना, जो 90 में आके जिसकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है, आप अगर 88 से उस तक देखें, 96 के इलेक्शन तक देखें, ये जो 10-12 साल बनते हैं ना जी, जिसमें 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी आती है, 2 दफ़ा PMLN आती है, इक़्तिदार में आती है, 2.5 साल। हाँ जी, 2.5 साल के लिए, 2-2 सवा 2-2 साल के लिए। अच्छा, इसमें आप अगर ये देखें ना, ये कोई जमहूरी पार्लिमानी जो है ना निज़ाम से ज़्यादा हमें ये सदारती निज़ाम है। क्यों सदारती निज़ाम है? बाज़ाब्ता तौर पर ये सदारती निज़ाम नहीं है, हाँ। लेकिन हुकूमत को ख़त्म करने का, इख्तियार करने का इख्तियार जो वो सदर के पास है। ठीक। और 2-2 दफ़ा सदर इसहाक साहब करते हैं, एक दफ़ा क्या नाम फारूक लगारी साहब करते हैं। एक तरह से ये सदारती निज़ाम था। इसको आप ये 10 साल भी मैं समझता हूँ, लगारी साहब बेनज़ीर भुट्टो के कॉन्फिडेंट, बिल्कुल। तो मतलब अब ये 10 साल मैं समझता हूँ कि इन 10 सालों को आप निकाल दें अपनी जमहूरियत के तसलसल से। अच्छा, इसमें मजे की बात ये कि एक दफा आप मियां साहब को 2/3 अक्सरियत भी दिलवाते हैं, और दिलवाते इसीलिए कि वो आपको लग रहा है कि वो आपका एजेंडा पूरा करेंगे, उसके बावजूद आपको उन्हें 2.5 साल बाद घर भेजना पड़ जाता है। ऐसे ही हो जाता है। अब ये देखें ना कि यानी कि इस पर हमारे यहाँ ज़्यादा बात नहीं होती है। हम इसको 90 की दहाई को कहते हैं कि 2 सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ जो है ना महाज कायम किए हुए हैं, और 90 की दहाई की सियासत की हम जो है ना एक तरह से तंज करते हैं कि यार इस वक्त भी फलां जमात जो है 90 की दहाई की सियासत कर रही है। 90 की दहाई में ये जो जमातें सियासी जमातें सियासत कर रही थी ना, तो वो एक तरह से जकड़ी हुई थी, सियासत करने नहीं दी गई ना, सियासत करने नहीं दी गई ना। देखें, एक सदारती निज़ाम था, जब सदर चाहता था वो बका की जंग लड़ रही थी, बका की जंग लड़ी थी बुनियादी तौर पर। और उसमें सदर का किरदार इतना ज्यादा आम था कि वो जब भी चाहता था, जिस वक्त चाहता था, वो हुकूमत को चलता करता था। और ऐसे ऐसे बेबुनियाद इल्जामात पे वो करप्शन का इल्जामात है, वो तो करप्शन का जिसको साबित नहीं किया जा सकता। अयूब खान साहब ने जब से इजाद किया है वो चीजें चली आ रही हैं। तब से अब तक सदारती निज़ाम था एक तरह से कि सदर एक कुली इख्तियार रखता था, यानी कि एक सदर है, एक वजीर आजम है, एक आर्मी चीफ है, ये ट्राइका है, ठीक है जी। लेकिन इख्तियार क्या है? सदर जिस वक्त चाहे हुकूमत को ख़त्म करे। इसी तरीके से गुलाम इसाक खान ने यही ख़त्म किया। अच्छा, पीपल्स पार्टी को जब ये पीपल्स पार्टी 88 में आती है तो सदर जो है वो गुलाम इसाक खान ही रहते हैं, ठीक है जी। ये उनको नहीं हिला सकते आप। अच्छा, वो फिर जब चाहें आपकी हुकूमत ख़त्म कर दें। फिर उन्होंने 2 दफ़ा ऐसा किया भी, नवाज शरीफ साहब के साथ भी किया, पीपल्स पार्टी के साथ भी किया। नवाज शरीफ साहब तो अदालतों में चले गए, लेकिन यहाँ पर भी अदालतों का आप दोहरा निज़ाम आप ज़रा मुलाहिज़ा करें कि एक तरीका वारदात था नून लीग के खिलाफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ, यानी कि बेनज़ीर की हुकूमत को ख़त्म किया गया सदर गुलाम इसाक खान ने, और अपने इख्तियारात, सदारती इख्तियारात का इख्तियार किया, और इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब का किया। नवाज शरीफ साहब जब अदालतों में चले गए तो अदालतों ने उनको रिलीफ दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी को रिलीफ ना दिया। केस एक सही है, ठीक है जी। देखें आप, 2 और वक्फा कितना, 2-2.5 साल का है। 2-2.5 साल पहले आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हो रही है और एक 58(2)B के तहत ख़त्म हो रही है, आप अदालतें उसको वो नहीं कर रही, तो यहाँ उसको गैर आईनी करार दे रही है ना उसके दौर में आके। अच्छा, इस दौर में 2 और एक तो ये कि जो हमारे पास बाद में जो एविडेंस सामने आई कि वो 14-15 करोड़ रुपए जो तकसीम किए गए, वो बिल्कुल इलेक्शन सियासतदान काफी सस्ते होते। हाँ, पैसे 14 करोड़ में एक हल्का नहीं चलता। नहीं, पैसे मेरे ख्याल में वो नहीं थे, उनकी रुपए की कदर थी ना उस वक्त। पैसा वो 14-15 करोड़ बड़ी रकम थी। आज तो चूंकि डॉलर फिर भी 14 अरब तो नहीं बनता आज के दिन, आपने खरीदने तो 14 अरब लग जाएंगे मतलब। तो अच्छा, उसमें वो कदर कीमत का अंदाजा भी थोड़ा देर में हुआ। उसमें भी जो आधे पैसे थे ना वो सहाफियों को दिए गए, आधे पैसे सहाफियों को, ताकि जो है ना वो जो। और अच्छा, दूसरा रवैया जो बहुत इंटरेस्टिंग था वो अदालतों का था। जी, मतलब वो नजरिया जरूरत जो है वो चला जायज है, क्योंकि इदारे बन ही नहीं रहे, इदारे वैसे खड़े हैं, और सिस्टम चूंकि नहीं, सियासी जो निज़ाम आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा, तो इदारे कहाँ आगे बढ़ेंगे। तो वही था, एक मजाक बन के रह गए 10 साल जो इस मुल्क के खदोखाल बनने थे। वो 10 साल जो है वो आपस की महाज रहियाँ और
रस्साकशियों की शक्ल में। लेकिन उसमें देखें सर, वो नादा गिर गए सजदे में, जो वक्त क़याम आया वाली बात है कि आपकी हुकूमत, मतलब ये बेनज़ीर नवाज शरीफ साहब दोनों ने किया कि जिस तलवार के जरिए आपकी हुकूमत ख़त्म की गई, जब अगली दफ़ा वो तलवार दूसरे पे गिरने की बारी आई तो आपने दूसरे बंदे का साथ दिया। तो ये कोर चश्मी क्यों है? आपको क्यों ये लगा कि यार अब हमारी बारी है, अब उनकी बारी है? दूसरा सर ये देखे ना कि जो भी हुकूमत में आ रहे थे, यानी कि 96 की हुकूमत से पीछे की तरफ देख लें, किसी को 2/3 अक्सरियत नहीं मिल रही, वाज़ अक्सरियत किसी को भी नहीं मिल रही ना। नहीं, लेकिन मिल के देखे ना, 58(2)B का तो खात्मा कर सकते थे ना। नहीं कर सकते थे, चूंकि दोनों जो है ना एक इंतहाओं पे थे, एक दूसरे के सियासी हरीफ थे, सियासी दुश्मन थे। ये तो इनके रवैये में तब्दीली आके, ये तो मिसाक जमहूरियत में आके हुई है ना, कि मिसाक जमहूरियत जब वो किया गया है, उससे पहले तो ये, और वो भी मिसाक जमहूरियत इस वजह से हुआ कि एक आमिर आया और उसने जनाब दोनों को फारिग कर दिया और फारिग किया, फिर दोनों की मजबूरी बन गई कि भी हमने ऐसे ऐसे। तो इसका मतलब है हमारा सियासी शऊर जो है वो मजबूरी की मरहून मिन्नत रहा है, वो उसने ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं किया। हाँ जी, बिल्कुल नहीं किया, और हालात ऐसे बना दिए जाते थे कि आपको ऐसा जकड़ दिया जाता था कि आपकी बका यही होती थी कि या आप उस साइड पे खड़े हो या आप। लेकिन मुझे आप बताएं ना, आज के दिन भी कहानी कहाँ फर्क है? मतलब आज के दिन भी हमारा ये नहीं है कि दूसरे बंदे से हमारी मुखालफत है, हमारा ये है कि एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ है तो हमारी मुखालिफ है, हमारे साथ है तो ठीक है। बिल्कुल। अभी आज के दिन तक यही हो रहा है ना। इमरान खान साहब इसलिए तो यही कोशिश कर रहे हैं ना कि मैं जो है वो सबसे बड़ी जो सियासी कुव्वत जो है उसके साथ डायलॉग करूंगा ना, डील करूंगा। सिविल सुप्रीमेसी तो यहाँ नहीं हो ही नहीं सकता, आई नहीं है ना कभी, आई नहीं सकती फिलहाल तो ऐसा। और सियासतदानों को इतनी अकल नहीं है कि वो सिविल सुप्रीमेसी की तरफ जाए, उन्हें सिर्फ अपनी बात नहीं, मैं मतलब देखे ना, ये क्या उन्हें अभी भी बारी लगाने से गर्ज है या वाकई कोई सिविल सुप्रीमेसी के दिफा में किसी को? अच्छा, बारी लगाने में ना मुझे थोड़ा सा फर्क लगता है कि जैसे 90 में था ना कि एक हुकूमत खत्म हो रही थी, दूसरी जो है ना चुप कर जाती थी, खामोश रह जाती थी, या वो साथ देती थी और इलेक्शन हो जाते थे। अब मेरे ख्याल में जो है ना ये इनका तो फ़र्क ये है कि अब ये चाहते हैं कि यार सिस्टम को आगे की तरफ बढ़ाया जाए, अब या मिलकर किया जाए। अब ये देखें जो 2024 में जो हुकूमत बन रही है, तो वो एक ऐसी हुकूमत बन रही है कि 2 बड़ी सियासी जमातें मिलकर इक़्तिदार ले रही हैं और उनकी ये ख्वाहिश है कि यार इस सिस्टम को आगे की तरफ बढ़ाया जाए और इसको रोका ना जाए। यही हमें 2018 में भी नजर आया था। 2018 में भी अगर आप देखें तो 2018 में तमाम सियासी जमातों को शदीद इख्तलाफात थे, जो अपोजिशन की सियासी जमातें थी, आप मौलाना फजल रहमान से लेके आसिफ अली जरदारी, उमर नवाज, सब लोगों को था। तो लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं यार चलें ठीक है जी, हम इसको तस्लीम नहीं करते नतायज को, लेकिन हम इसका सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, अब भी यही किया गया है कि उन्होंने कहा जी ठीक है जी, नतायज को तो हम तस्लीम नहीं करते, यानी कि जिस तरह की सूरत हाल बन गई थी, तो लेकिन हम सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। तो दोनों सियासी जमातों ने मफाहमत की जो एक पॉलिसी है, यानी कि सिस्टम को वो कहते हैं यार आगे की तरफ चलाएं, तो जो है ना ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। जैसे 2008 से मुसलसल ये चल रहा है, तो ये चीज़ें आगे की तरफ चलेंगी तो बेहतरी पैदा हो जाएगी, इदारे बनना शुरू हो जाएंगे, इदारे अपने हदूद में जाने की तरफ जा सकते हैं। तो ये उस कोशिश का नतीजा है। आपका ख्याल है ये खुशफहमी है, गलत फहमी है, या ये वाकई ऐसा मुमकिन है? सर अब तो मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि जो चूंकि पाकिस्तान एक मुकम्मल डीप स्टेट बन चुके हैं, अब यहाँ पर जमहूरी निज़ाम नाफिज हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक। अब आप बारियों का नाम दें या मफाहमत की पॉलिसी का नाम दें, ये बात जब हम करते हैं तो बहुत से लोग बहुत नाराज हो जाते हैं इस बात से। हमारा ये ख्याल है। अच्छा, अब मुझे पीपल्स पार्टी में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग रिफ्ट, इंटरनल रिफ्ट हमने एक ही देखा। मीर मुर्तज़ा भुट्टो वापस आते हैं जी, और नुसरत भुट्टो भी उन्हीं के कैंप में चली जाती है, और पीपल्स पार्टी में धड़ेबंदी जो है वो शुरू हो जाती है। पाकिस्तान की सियासत में बेटा जो है वो वारिस समझा जाता है, तो मीर मुर्तज़ा भुट्टो जो है उसी विरासत को, और फिर उसके बाद उनकी हलाकत होती है कराची के अंदर, जाहिर है, जिसका आज तक कोई हम वाज़े सुराग या वाज़े इल्ज़ाम किसी के ऊपर भी नहीं रख पाए। तो आपका क्या ख्याल है, ये जो रिफ्ट थी जिसका इख्तिताम जो है मीर मुर्तज़ा भुट्टो की हलाकत की सूरत में हुआ, बाद में गनवा ने अपनी वो शहीद बेनज़ीर भुट्टो, वो शहीद भुट्टो पार्टी जो बनाई, वो भी पीपल्स पार्टी वही बनाई, जाहिर है उसको कोई गेन नहीं कर सकी, ट्रैक्शन गेन नहीं कर सकी। तो ये क्यों ट्रैक्शन गेन नहीं कर सकी, और मतलब पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, और उन्हें मरना क्यों पड़ा, इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकानी पड़ी? देखिए सर, चूंकि बेनज़ीर जो है ना वो एक चाह रही थी कि जो है ना मुर्तज़ा भुट्टो जो है उनका भाई वापस ना आए और यहाँ पे आके एक्टिव ना हो। उसकी वजह ये थी कि जिस तरीके से एक माहौल पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ था बना हुआ, और माजी में भी रहा था, और इन पर एक शदीद तरह के अलजुल्फ़कार और चीज़ें भी थी, सारी जी। तो एक भाई जो है ना ऑलरेडी जो शहनवाज हम मर चुके थे, कत्ल हो चुके थे, जो भी था, उनकी एक मौत हुई, तो वो पुरसरार एक तरह से मौत हुई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी लगाई गई। तो ये खदशा बड़ा जेन्युइन था कि जो इस्टेब्लिशमेंट है
जो दूसरी ताकतें हैं वो कभी भी यहाँ पर इनके लिए स्पेस नहीं है, यानी कि ना लेकिन क्या एस्टैब्लिशमेंट को फायदा नहीं था इस रिफ्ट से? नहीं देखें, वो नहीं, या रिफ्ट नहीं थी, बनाई गई? नहीं, वो बन ही नहीं सकती थी। दूसरा ये था कि जो है वो बेनज़ीर चूंकि एक ले चुकी थी, अपने बाप की जगह ले चुकी थी और बड़े अच्छे तरीके से वो कर चुकी थी। और दूसरा उनकी बेबसी देखें कि वो वज़ीर आज़म है और वज़ीर आज़म के होते हुए वज़ीर आज़म हो गया और सड़क के इतनी ऊपर बेबस है कि अपने भाई की जान तक नहीं बचा सकती, सड़क के ऊपर उनको मार दिया जाता है। तो वो खदशा था जिसको खदशे को मेरे ख्याल में नुसरत भुट्टो और जो है उनका बेटा जो है नहीं भांप सके थे उस वक्त, जबकि उनको भांप जाना चाहिए था। अगर वो भांप जाते तो इस तरह का एक बड़ा वो ना होता। तो कुछ ख़ानदान को इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर खदशा पीछे यही था बेनज़ीर के पीछे कि अगर ये वापस आते हैं तो इनके लिए यहाँ बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं। बाई ने ही जब बेनज़ीर वापस आई हैं मुशर्रफ के उसके बाद, तो उनके खिलाफ भी यही इस तरह का एक तासुर था ना, यहाँ लोग जी वो तो वहाँ उन्हें कहा भी गया था, पैगाम भी उन्हें पहुंचाया गया, पैगाम भी पहुंचाया गया कि आप वापस आए, लेकिन वो आई। लेकिन उनका वापस आना और मुर्तज़ा का वापस आना दो तरीके से बेनज़ीर इज द वन हु इज कैरिंग द लेगेसी ना, उनके आए बगैर तो हो नहीं सकता। और वो चूंकि लीडर हैं और वो उस तरह के लीडर नहीं है, पाकिस्तान में सियासत नहीं कर रहे थे मुर्तज़ा भुट्टो, तो उनका वापस आना एक खतरे में था कि पीपल्स पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट या दूसरी कुव्वतें जो इनके खिलाफ हैं वो नहीं छोड़ेंगी, कोई मौका ज़ाया नहीं होने देंगी। तो वही हुआ फिर जिसका खदशा था। तो ये एक बड़ा अलमनाक एक सूरत हाल है जो पीपल्स पार्टी के साथ हुई है 90 की दहाई में। एक तरह से पूरा खात्मा हो गया ख़ानदान का, बेनज़ीर अकेली रह जाती हैं। यानी अच्छा अब ये देखें ना, ये सिंपैथी वोट भी अपनी जगह, मुर्तज़ा भुट्टो बहरहाल भुट्टो ख़ानदान के बड़े बेटे थे, एक सिंपैथी वोट अपनी जगह है, कारकर्दगी भी जैसी बाकी लोगों की थी उनकी, उसके बावजूद 1997 में बहुत बदतरीन शिकस्त होती है पीपल्स पार्टी की। यानी प्री मुशर्रफ जो आखिरी इलेक्शन होता है उसमें पीपल्स पार्टी का तकरीबन सफाया होता नजर आता है। बहुत से लोग उस सफाया हुआ पीपल्स पार्टी का, उसका जो क्रेडिट है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ इस बात को भी देते हैं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस में बहुत सारी खामियां थी। खासतौर पर जरदारी साहब की मुदाखलत जो सियासी अमूर में थी उसके ऊपर बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी होती है। आपके ख्याल से इसमें किस हद तक हकीकत? मेरे ख्याल में ये प्रोपेगेंडा था गवर्नेंस के हवाले से। मैंने जैसा कि देखें, हम जानते हैं कि भी घोड़े और मुरब्बे और ये किस्म की बातें, हुकूमतें मौजूद हैं, लेकिन वो हुकूमतें तो कुछ नहीं कर सकती थी ना, उनके हाथ बंधे हुए थे। तो जो ये 2/3 अक्सरियत नून लीग लेती है, तो ये उसकी बुनियादी वजह यही होती है। देखें, टर्न आउट बहुत कम आया था, मेरे ख्याल में 36% था। जब आप 2/3 अक्सरियत ले रहे हैं तो टर्न आउट इतना कम क्यों आ रहा है, ये बड़ा मसला है। तो यही वजह थी कि पीपल्स पार्टी का वोट बिल्कुल ही घर से नहीं निकला था। देखें वो क्यों निकले कि 2 दफ़ा उनकी हुकूमत बन रही है, वो पूरी मुद्दत पूरी नहीं कर रही। आप एक तरह के इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर लगाते हैं और एक तरह के इल्ज़ामात लगाकर आप उनको हटा देते हैं, तो नतीजा यही निकलता है कि उनका कोई भी जो है ना वो मायूसी है कारकुनान के दरमियान। सबसे कम टर्नआउट था पाकिस्तान की तारीख का, और वो लोग मायूस हैं कि भी क्यों निकले, हम घर से निकले। तो ना ही पीपल्स पार्टी के कोई इस तरह के नारे उस वक्त ऐसे थे, या पीपल्स पार्टी के अंदर जोश ऐसा था कि वो लोगों को दोबारा निकाले। कि एक शिकस्त खुर्दा सी एक सूरत हाल होती है ना, कि अभी आपकी हुकूमत बनती नहीं है, खत्म हो जाती है, फिर हुकूमत नहीं बनती, फिर खत्म हो जाती है। तो इस तरह की एक सूरत हाल लगी हुई थी, तो जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी बिल्कुल ही कोलैप्स हो गया। लेकिन अब ये देखें कि अगर पीपल्स पार्टी का जो कोलैप्स है, ये क्या वाकई कोलैप्स था या ये सिर्फ एक क्या उसे कहना चाहिए, सिर्फ दिखाया जा रहा था कि कोलैप्स हो गया? दो चीजों में फर्क है। नहीं, कोलैप्स देखें, अगर कोलैप्स हो चुका होता, अगर पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी होती, तो फिर 2002 में भी उन्होंने अच्छी सीटें ली, यानी कि तमाम तर सूरत हाल के बावजूद फिर 2008 में भी वो मंजर आम पे ना आती। लेकिन पंजाब की सतह पे जिस तरीके से कोशिशें की गई पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की, वो बड़ी हद तक कामयाब होती हुई हमें 90s में के आखिर में हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। 97 के जो इलेक्शन होते हैं उसमें पीपल्स पार्टी पंजाब से एक सीट भी नहीं हासिल कर सकती। अच्छा, फिर 2008 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी यहाँ से फिर कुछ करती है। ये एक 10-12 साल का गैप है, लेकिन एक बुनियाद रख दी गई थी कि जो पीपल्स पार्टी जो पंजाब से शुरू हुई थी और जिसमें उन्होंने 70 में और 70 में क्लीन स्वीप किया था। पंजाब में जेन्युइन पीपल्स पार्टी के वोट में जेन्युइन कमी है, सीरियस कमी है। उनका बहुत सा वोटर जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ कन्वर्ट हुआ, वो अपनी जगह एक एनालिसिस वाला मसला है। लेकिन ये अब पीपल्स पार्टी जो है फाल नहीं है। मियां साहब 2/3 अक्सरियत है, अमीरुल मोमिनीन है, सब कुछ है, और उसके बाद उनसे 2 साल नहीं गुजारे गए, और मतलब मुश्किल 2 साल, और मुशर्रफ साहब को उन्होंने आगे आने का मौका
वो पता नहीं, खैर मौका हम देते हैं कि नहीं, वो भेड़िए ने मेमने से तो पूछना नहीं होता कि तू पानी कहाँ से पी रहा है, उसने तो आ जाना था। बट वन वे और दी अदर बहुत सी सियासी गलतियां भी शायद हुई और मुशर्रफ साहब दोबारा आ गए। और अब वो दौर शुरू होता है जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों को सियासत से बाहर कर दिया जाता है। बिल्कुल बाहर कर। और ये वो वक्त होता है पाकिस्तान में जब मेरा ख्याल है सियासी तौर पर ये थोड़े से बालिग होते हैं। ऐसे ही बिल्कुल, और यही बिल्कुल 100%। तो एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज सिर्फ ये होता है कि पहली दफा मिसाक़ जमहूरियत, अच्छा उसके बाद भी बहुत शदीद इख्तलाफात, मैं सड़कों पे घसीटूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इस वो तरह की एक बात है। सियासी वो सियासी स्टंट, सियासी नारे, बट वो 90 वाले नारे ही थे ना कि किस शेर आया, ये आया, वो आपको याद या होगा। मुगला उसमें जब देखें कि वो काला कोट पहन के नवाज शरीफ साहब चले गए, नहीं जाना चाहिए था। हाँ, तो वो सारी वो होती नहीं, बट उसके बावजूद हमें ये नजर आता है कि जब जरा इन्हें जरूरत पड़ती है तो ये दोनों के दरमियान एक मुफाहमत की कहानी कहीं ना कहीं मौजूद है मौजूद जिसको ये होती है। कैश कर सकते हैं कभी ना बिल्कुल। कभी। वो सारे इख्तलाफात के बाद उसकी बुनियाद या उसकी नींव जो है वो वही मिसाक़ जमहूरियत है, बिल्कुल। जिसपे एक दौर में बामरे मजबूरी इन्हें साइन करने पड़े क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था मुशर्रफ को निकालने का। ऐसे ही था। और फिर ये देखें ना कि हम ये कहते हैं ना कि मुशर्रफ को मौका दिया मसलन नवाज शरीफ साहब ने, हम कहते हैं ना, देखें सर प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो फैसला करता है ना, कोई मसलन वो फैसला करता है। अब उसके फैसला उसका वो एक फैसला करता है और उसके फैसले को एक जो है वो आगे से ताकतवर कबूल नहीं करता और वो उसका तख्ता उलट देता है, तो हम कहते हैं कि ये नवाज शरीफ साहब की गलती थी, उनको ये नहीं करना चाहिए था। देखिए गलती नवाज शरीफ साहब की, ये फैसला करने फैसला उनका इख्तियार उनका है ना, उनका इख्तियार उनका है। गलती तो वो कर रहे हैं कि जो उस फैसले को मान नहीं रहे, ये सियासी गलतियां नहीं है। लेकिन पता है क्या, ये सियासत मतलब जब इमरान खान साहब ने किसी को नॉमिनेट किया है, किसी को बरतरफ किया, तो आपने देखा कि वही सियासी जमातें जो हैं जो इस बात को करती हैं कि हमारा इख्तियार है, वो इस बात पे खिलाफ खड़ी होगी कि नहीं ये तो सियासी गलती है, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब हम आज तक ये इस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि वजीर आजम जो है बुनियादी तौर पर वही अवाम का नुमाइंदा है, इख्तियारात का मतलब उसी के पास है असूली तौर पर, असूली तौर पर। तो अगर वो किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को निकालता है, किसी ISI के चीफ को निकालता है, किसी जनरल को फारिग करता है, किसी कोई भी कोई काम, तो ये अपना डिस्क्रेशन इस्तेमाल कर रहा है। इस डिस्क्रेशन के अगेंस्ट उसकी गवर्नमेंट अगर हटा दी जाए, टॉपल कर दी जाए, उसे सियासी गलती दूसरे सियासतदान करार देना शुरू करते हैं, तो बेसिकली आप अपनी ही उसकी टांगे काट रहे हैं। जो चीज कल आपके लिए सही थी वो आज दूसरे के लिए भी सही हो सकती है, जो आपके लिए गलत थी वो दूसरे के लिए भी गलत हो सकती है। ये हम अभी तक रियलाइज नहीं कर पा रहे। तो ये हो गया, पीपल्स पार्टी हैज सर्वाइव्ड ज़ियाज़ टाइम एंड केम आउट विक्टोरियस एट द एंड ऑफ इट, विच इज अ बिग अचीवमेंट। मतलब इतने सालों के सख्त मार्शल के बाद, मतलब मुझे नहीं पता तहरीक इंसाफ कब वापस आएगी या आ सकेगी या नहीं आ सकेगी, बट पीपल्स पार्टी हैज प्रूवन इट वंस कि वापस आप आ सकते हैं अगर अवाम में आपकी जड़ें हों तो। और फिर उसके बाद ये म्यूजिकल चेयर, जिसे आप कोई सियासी अमल जिसमें कहीं कोई सियासी बड़ी तब्दीली नहीं हमने देखी। 2003 आ जाता है, 2002 इलेक्शन आपका होता है और जाहिर है फिर क्यू लीग और जमाली साहब फलां वो एक और कहानी, शौकत अजीज साहब। 2003 वाली जो 2002-3 उसको डिस्कस करने की भी जरूरत है ना पाकिस्तान की सियासी तारीख समझने के लिए, टू बी ऑनेस्ट। नहीं, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, ना ही ये कोई इंतखाबात हम इसको कोई वो कहते हैं, मतलब इसे शैम ना, बिल्कुल ऐसे। देखें बिलफर्ज हम अगर ये देखें कि जो तसलसल है ना इलेक्शन का, वो 2002 से स्टार्ट हो रहा है ना, 2002 के बाद इलेक्शन हुए 8 में और फिर 13 में फिर 18 में। लेकिन जमहूरी पार्लियामेंटी निजाम को हम जब स्टार्ट करते हैं तो 2008 की बात, वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि 2002 की हुकूमत तो बनी है ना, बनाई गई है, सियासी जमातों को तोड़ा गया है, उन्हीं से फिर नई सियासी जमातें बनाई गई हैं, अपनी मर्जी की पार्लियामेंट बनाई गई है, अपनी मर्जी का अपने वजीर आजम बनाया गया, उस वजीर आजम को फिर निकाला गया, सियासतदान बनाया गया ना अपनी मर्जी के, जो सियासतदान नहीं थे आपने उनको भी सियासतदान बना दिया। उसमें वो बड़े बड़े जगादरी सियासतदान जाके मुशर्रफ साहब की गोद में बैठते हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने इस मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी को बढ़ावा देना है और अवाम का एतमाद नहीं तोड़ना। तो मेरा मसला वही है कि आप कोई भी सियासतदान किसी भी वक्त जब एस्टैब्लिशमेंट के जाके खड़ा हो जाता है तो फिर उसे शिकायत का कोई खास हक रहता नहीं है। नहीं रहता, बिल्कुल ऐसा। मतलब 100% आपका इम्तहान तो तभी होता है ना जब तक हुकूमत है आपकी, तब तक तो ठीक है। मतलब इस वक्त भी PMLN के ऊपर जो एक बड़ी तनकीद है वो यही है कि उन्होंने जो बयानिया इमरान खान साहब की हुकूमत के आखिरी सालों में वो लेके चल रहे थे कि वो जिसके खिलाफ थे, अब वो उसके साथ खड़े हो गए। बिल्कुल अचानक एक कितने दर्जे का टर्न होता है, 180 दर्जे का, कुछ लोग 360 का कहते हैं घूम के भाई, तो 110। खैर 2008 हुआ, जरदारी साहब, 2013 मियां साहब आ गए। एक तरह से फिर म्यूजिकल चेयर लगता था कि फिर दोबारा शुरू हो रही है, बट हमने एक नई सियासी कुव्वत को इमर्ज होते देखा।
जो 2013 में उन्हें एक सूबा मिला, अगरचे वो उसमें डिलीवर नहीं कर पाए, लेकिन इसके बावजूद 2018 में वो इक़्तिदार में आ जाते हैं। और इक़्तिदार बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इक़्तिदार होता है उनका, मतलब उनके पास ना सिर्फ ये कि सूबों की गवर्नमेंट्स हैं, उनके पास फेडरल गवर्नमेंट्स हैं, उनको जुडिशरी की प्रोटेक्शन हासिल है और वो पहली दफा एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी खड़े। बिल्कुल। तो इतना कॉम्प्रिहेंसिव जो है जब आपके पास हो, तो आपके मुखालिफ तो बिल्कुल मलियामेट हो जाने चाहिए, खत्म हो जाने चाहिए। पीपल्स पार्टी इस वक्त भी सिंध जो है नहीं खोती, बिल्कुल। मतलब एक दफा सिंध पीपल्स पार्टी से लिया गया है पहले, लेकिन वो इस दफा भी, लेकिन वो जोड़ तोड़ नहीं हो सकी कि पीपल्स पार्टी से सिंध लिया जा सके। ये क्या इसकी वजह पीपल्स पार्टी की अपनी स्टबर्नेस है, पीपल्स पार्टी की ऐसी मकबूलियत है जिसको तोड़ने का यारा सिंध में नहीं हो सका, या पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की मुफाहिमत की सियासत है जिसमें उन्होंने अपने लिए स्पेस जो है बरकरार रखी सिंध में कुछ लो कुछ दो के तहत? देखिए सर, पंजाब को अगर हम जब बात करते हैं ना, पंजाब के तनाजुर में अगर हम सिंध को देखने की कोशिश करें तो वहाँ थोड़ा सा मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती हैं। पंजाब में 2 पार्टियाँ रही हैं और वोटर भी 2 पार्टियों के दरमियान रहा है। जैसे कोई तीसरी पार्टी आती है तो एक पार्टी वहाँ से गायब हो जाती है, फिर 2 ही पार्टियाँ होती हैं, 2 ही पार्टियों के दरमियान वो रहता है, थ्रेट है ना। अच्छा, ये नहीं कि एक पार्टी आती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है, 3 बड़ी पार्टियाँ यहाँ पर आती हैं, बीच में काफ लीग भी आती है कुछ अर्से के लिए। नहीं, इसकी क्या वजह है? पंजाबी वोटर का मिजाज 2 पार्टी सिस्टम की तरफ क्यों आता है? हाँ, 2 पार्टी सिस्टम की तरफ रहा है इसका ना मिजाज। जब पीपल्स पार्टी और नून लीग थी तो वोटर दोनों साइडों पे था, फिर जब नून लीग और उसके साथ साथ पाकिस्तान, नहीं, मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ अगर आपका ये तज्ज़िया दुरुस्त है, पीपल्स पार्टी के वोटर को क्या पड़ी है कि वो तहरीक इंसाफ की तरफ मुराजियत कर जाए? देखें, एक तो लीडरशिप का फुकदान हो रहा है ना 2008 के बाद। जो बेनज़ीर साहबा हैं वो पंजाब में इस तरीके से वो नहीं है ना, एक बड़ी लीडर थी, वही थी पंजाब पाकिस्तान भर की, तो वो उस तरीके से नहीं था कि नून लीग। फिर अगर हम 70 और 70 के बाद अगर देखें तो फिर तो शोरी कोशिशें भी नजर आई है ना, कि पीपल्स पार्टी के साथ तो बड़ी जज्बाती वाबस्तगी है ना। नहीं, जज्बाती वाबस्तगी तो है ना, और एक तरफ एक पार्टी है जो कि पीपल्स पार्टी को चोर डाकू जो दिल में आता है वो कह रही है, और किसी की कोई भी जो उसकी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है उसको एक जरा भी अप्रिशिएट करने को तैयार नहीं है। 90 से लेके आप देखें ना 2018 तक इलेक्टेबल्स की सियासत रही है। इलेक्टेबल जिस तरफ हांके जाते थे वो वही सीटें लेते थे, और वो साफ ज़ाहिर कि पीपल्स पार्टी कभी भी इस तरीके से मंजूर नज़र जमात नहीं रही कि जिसकी तरफ लेकिन सिंध में भी तो इलेक्टेबल्स ही है ना। नहीं, हम यहाँ पंजाब की बात करें तो यहाँ पे वो क्या गया, वहाँ पे वो ज़्यादा नहीं हो सकता, वहाँ पे भी कोशिशें बहुत ज़्यादा की जाती रही हैं कि यानी कि छोटे छोटे इत्तेहाद बनते रहे वहाँ पे जीटी की शक्ल में और इस तरह के, लेकिन वहाँ पे वो नहीं हो सका। दूसरा ये था कि जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे ना 2022 में 21-22 में सिंध में, उसमें पीपल्स पार्टी ने सिंध में कराची में बड़ी वो किया, और उसके बाद सिंध में अगर हम देखें तो वहाँ पे पीटीआई के भी काफ़ी सारे लोग जो है ना वो कामयाब हुए थे, या पीटीआई के कैंडिडेट बहरहाल मौजूद थे। ये लोकल बॉडी के हम इलेक्शन की बात करें, नून लीग भी थी और पीटीआई भी थी, पीटीआई के कैंडिडेट भी थे। तो पीटीआई को मैं पहली दफ़ा देख रहा था कि उसमें सिंध में, अंदरूनी सिंध में बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे अजला में जो है ना वो पीटीआई के भी कैंडिडेट थे, और पीटीआई एक पैरेलल निचली सतह से सियासी जमात बनते हुए हमें नज़र आ रही थी वहाँ पर ना सिंध के अंदर। नहीं, अभी सवाल ये ना कि पोस्ट 2013 पीपल्स पार्टी का जो सियासत में किरदार है वो उनकी सिंध की स्ट्रॉन्ग बेस की बुनियाद पर ही रह गया। बिल्कुल। बाकी तो सूबों में कोई उनकी ना कोई ऐसी प्रेजेंस है, ना उनकी कोई विन परसेंटेज है, ना कोई आगे बढ़ सके हैं, सीटें गंवाई हैं उन्होंने। सिंध की बेस वो कब तक रखने में कामयाब होंगे, और ऐसा सिंधी वोटर का मिजाज क्या तब्दील होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये नहीं होगा? पीपल्स पार्टी सिर्फ एक सूबे की सियासी जमात के तौर पर कब तक वफाकी सतह पर किरदार अदा करने के काबिल रहेगी? देखिए, उस वक्त तक तो ये सारी सियासी जमातें रहेंगी जब तक उनके सामने कोई बड़ी सियासी जमात का चैलेंज नहीं आता। जैसे नून लीग था, नून लीग के सामने एक चैलेंज आया ना पीटीआई का, कि पीटीआई का जब चैलेंज आया है तो वो उन्होंने एक तरह से पंजाब में उठा के दिया कि एक चैलेंज आ गया। वहाँ पर कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है सियासी जमात। हाँ, देखें, पीटीआई के पास था मौका कि पीटीआई कराची में, सिंध में अपनी जड़ें मजबूत करने की तरफ सोच सकती थी, कर सकती थी, थोड़ा बहुत सोच भी रही थी। कराची में किया भी? हाँ जी, कराची में था ना 2018 के इलेक्शन में, तो वो कर भी सकती थी। अंदरूनी सिंध की हम बात करें जहाँ पे पीपल्स पार्टी का ज़्यादा वोट बैंक है, वहाँ पे वो कर सकती थी। लेकिन जो सारा जोर था ना इमरान खान साहब और इमरान खान साहब की सियासत का, वो पंजाब के ऊपर रहा। वजह क्या थी कि पंजाब ही खबरों में रहता है, इमरान खान साहब ने टेलीविजनों पे आना था, खबरों में रहना था, इधर ही चीज़ों को करना था, लड़ाई सारी इधर हो रही थी। सवाल वहीं खड़ा है। देखिए, पाकिस्तान के अगर हम बाकी बलूचिस्तान को एक तरफ रख देते हैं, वहाँ आपको पता ही कि क्या होता है और कैसे होता है, बट केपी में
शायद चंद ही हल्के रह गए हो जिसके बारे में आप कह सकते हो कि यहाँ जो मर्जी हो जाए कोई और पार्टी का नुमाइंदा नहीं जीतेगा। इवन पीटीआई बहुत जीती अक्सरियत है, पर उसमें पीटीआई को हराना मुमकिन है, हमें नजर आ रहा है। पंजाब इज अगेन, बहुत से लोग फैंस पे बैठे होते हैं पीटीआई जीत जाएगी या पीएमएल जीत जाएगी। रूरल सिंध में हमें पता होता है कि किसी और पार्टी का चैलेंज है ही नहीं है ना, सिरे से नहीं है ना, और बरसों से नहीं है, अशरों से नहीं है। ये चैलेंज क्यों इमर्ज नहीं हो रहा, मैं तो सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ। हाँ देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि किसी भी सियासी जमात, जो नून लीग तो उस तरफ नहीं हो रही थी ना, नून लीग तो सिर्फ पंजाब और पंजाब में भी जीटी, क्योंकि नून लीग ने अपना तशख्खुस पंजाब पे ही खड़ा किया हुआ था। अच्छा, अब इमरान खान साहब का था, इमरान खान साहब जो है ना वो केपी से और पंजाब से बाहर ही नहीं निकल सके ना, कि वो ज़्यादा फोकस नहीं कर सके सिंध की तरफ। हालांकि सिंध में था एक तरह से ना गुंजाइश थी काफ़ी ना। 2018 के इलेक्शन में देखें तो हमें नज़र आता था कि सिंध में भी पीटीआई जो है ना कराची तक उन्होंने सीटें भी ली हैं और सिंध में थोड़ा सा एक्टिव भी नज़र आ रही थी। लेकिन फिर जब हालात व वाक़यात बदले हैं और पीटीआई जो है ना वो हुकूमत उनकी ख़त्म हो गई और एक नया बुरहान पीटीआई के लिए शुरू हो गया। अगर पीटीआई अपनी मुद्दत पूरी करती है और पीटीआई अगर मकबूलियत के साथ अपनी मुद्दत पूरी करती तो मेरे ख्याल में फिर इस इलेक्शन में ये तो आप ये कह रहे हैं ना कि सियासी जमातों की नाअहली है कि रूरल सिंध में। क्या ये सियासी जमातों की नाअहली कही जाएगी या पीपल्स पार्टी ने वाकई रूरल सिंध में इतना डिलीवर किया है कि उनसे इफ्तिखार लेना भी आसान नहीं है? देखिए, अगर सर जी आप ये देखें ना कि जो उनके इस वक्त के वज़ीर आला को देखें, खबर उसके सिंध के मुराद को ये पिछली दफ़ा भी वज़ीर आला थे। जी बिल्कुल ऐसे। आप इसको देख लें कि जितना एक्टिव ये वज़ीर आला हमें नज़र आते हैं, कोई भी वज़ीर आला हमें किसी भी सूबे का नज़र वो शायद मेरा ख्याल है वो कॉम्पनसेट कर रहे हैं जो उन्होंने इतने साल कायम अली शाह साहब को बनाया। हाँ वो नहीं, लेकिन वो एक्टिव बहुत नजर आए और सैलाब के दिनों में उन्होंने बहुत काम किया। पीपल्स पार्टी ने पंजाब सिंध में वो काम तो करती है, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि प्रोपेगेंडा होता है कि सिंध में कुछ भी नहीं किया और फलां नहीं किया और ये नहीं किया, सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सारी चीज़ें भी हैं, चूंकि वहाँ से जब भी कोई खबरें आती हैं तो वो बुरी खबरें हमें सुनाई जाती हैं उस तरीके से। सेंसेशनलिज्म पे हमने बेचनी बुरी खबर। हाँ जी, कि ऊँटनी का जो वो पैर काट गया तो उसको भी पीपल्स पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है, हर तरीके से की जाती है। लेकिन एक तो पीपल्स पार्टी के वहाँ रूट्स बहुत मजबूत हैं, फिर बेनज़ीर और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत है, उनका वोट बैंक है, फिर उनके साथ वहाँ के लोगों की अकीदत है। लेकिन साफ ज़रिए ये सारी चीज़ें टूटती हैं। हाँ, अकीदत के वो टूट जाते हैं, सारी चीज़ें ऐसा टूट जाती हैं। अगर उसे आप सप्लीमेंट ना कर सकें तो वो हो सकती हैं, वो टूटती रहती हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब सीरियस थ्रेट जब आएगा, कोई बड़ी सियासी जमातें उसी तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ उसको वहाँ स्पेस लेने की कोशिश करेंगी, वहाँ पे वो अपनी हिकमत अमली राइज करेंगी, कोई स्ट्रक्चर बनाएंगी, तंजीम साजी करेंगी, तो मेरे ख्याल में ये ऐसा बायसा हो सकता है। अब आप ये देखें ना कि खैबर पख्तूनख्वा में एएनपी को देख लें, कितना मजबूत उनका एक नजरियाती वो था। लेकिन अब इस दफ़ा देखें कि वो सीटें नहीं निकाल सके, जो है ना वो अपने जो उनके मखसूस हल्के थे वो भी हार गए। पिछली दफ़ा भी हारी, इस दफ़ा भी उनका शदीद वो हुआ है और वो शदीद किस्म के दबाव में, पता है कि वो जेन्युइनली हारे, ये भी पता है, बिल्कुल। अब इसी तरीके से आप जो है ना मजहबी सियासी जमात मसलन जमीयत उलमा इस्लाम को देख लें, मौलाना फजल रहमान की, अब वो डेरा इस्माइल खान की भी अपनी सीटें नहीं जीत सकते। अब वो बलूचिस्तान की तरफ जाकर उन्होंने सीट निकाली है। तो चीज़ें बदली हैं ना। देखें, एक सियासी जमात आई है, फिर वो उसने अपना स्पेस लिया, वो चीज़ें, लेकिन हमारे उसने फॉर वन रीजन और दी अदर अब अपनी ऑर्गेनिक स्पेस बना ली। हाँ, बना लिया। लेकिन देखें, उसके बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि जब ये 2022 में इलेक्शन आ रहे थे ना, बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे, तो उस वक्त इमरान खान साहब की शदीद तरीन वहाँ पे वो थी, मसाइल थे केपी में। बिल्कुल, हमेशा से वो अब चूंकि एक तरह से फिर उनको मौका मिला पीडीएम के बाद। का भी अगेन ये अब मैं वोटर का मिजाज जो है ना वो अपनी जगह। केपी में खान साहब की गवर्नमेंट्स जो हैं वो डिलीवर नहीं कर पाई। पहली गवर्नमेंट तो नहीं है उनकी, दूसरी, ठीक है, तो तीसरी गवर्नमेंट है केपी में, डिलीवर नहीं कर पाई। और तीसरी गवर्नमेंट आई है जब उनकी डिलीवरी सबसे पुअर रही है और उसके बावजूद उन्हें लैंडस्लाइड मिली है केपी के अंदर। यही लैंडस्लाइड सिंध में पीपल्स पार्टी को मिली है। तो वोटर हमारा वाकई परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है कि नहीं करता? नहीं, बिल्कुल नहीं करता। देखिए, मैं आपको वही कह रहा हूँ ना, हम एक सरकारी टीवी में बैठे थे तो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे, तो हमने बड़ी कोशिश करते थे कि लोगों के ना जो है ना वो लोगों के सामने माइक किया जाए, कि उनसे पूछा जाए कि क्या हालात हैं, महंगाई किस तरीके से है। तो लोग पीटीआई के ख़िलाफ़ बात करते थे, यानी कि हमारे जो रिपोर्टर थे ना वो लोगों के सामने कैमरा लेके नहीं जाते थे, माइक आगे नहीं करते थे। ये बिल्कुल मेरे सामने की बात है। और पहला जो फेज़ था वो बुरी तरीके से पीपल्स पार्टी पीटीआई हार गई थी उससे ना उसमें। अच्छा, अब लोग उनके शदीद खिलाफ हो चुके हैं, बिलखसूस ख़वातीन वोट बैंक जो है ना उनके शदीद खिलाफ है, जिन्होंने किचन चलाना है अपना, नौजवान बुजुर्ग सारे की चीज़ें।
लेकिन जैसे ही ये पीडीएम का एतमाद कामयाब होता है तो वो दोबारा जज्बातियत उभारते हैं और वो हमदर्दी को समेट लेते और हैं। जो सारे जो अब ये किया organic कराए तो नहीं है ना। वो जो किया कराए वो अपने गले खुद डाल लेते हैं। अब ये कोई ऑर्गेनिक चीजें नहीं है कि नहीं कि सियासी कल्चर आगे की तरफ ना मेच्योरिटी के साथ परवान चाटा, लोगों के रवैये इस तरीके से सियासी नहीं बन पा रहे, लेकिन वो कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर यही वही सवाल है ना कि लोगों ने नहीं देखा कि यार इन्होंने हमारे साथ क्या किया, कि यानी कि इन्होंने पिछली हुकूमत में कितना डिलीवरी किया। लोग नाराज थे कि यार ये महंगाई काबू नहीं कर सके, इन्होंने पेट्रोल की कीमतें जो है ना वो बहुत ज़्यादा कर दी हैं, ये डिलीवर नहीं कर सके, ये ख्वाब इन्होंने सिर्फ दिखाए थे और उसका लेकिन वही 1 साल में पीडीएम ने उससे कहीं ज्यादा बुरा परफॉर्म किया है। बिल्कुल। बुरा परफॉर्म किया या नहीं किया वो अपनी जगह एक बहस तलब मसला है, लेकिन पीडीएम को खैर लोगों का ख्याल है शायद गन पॉइंट पे इख्तियार दिया गया उन्हें, लेकिन इख्तियार लेना बहरहाल वो एक गलत मूव थी। जी जी कि आपको आप अगर करने देते तो शायद मेरा ख्याल है पीटीआई का डब्बा गोल हो सकता था। वो तो बिल्कुल ही खत्म हो रहे थे ना, वो तो उनके अपने लोग इधर उधर दाएं बाएं होना शुरू हो गए थे ना। अब तो अब जो 150 से 300 में डॉलर गया तो वो पीडीएम की गवर्नमेंट ने किया। बिल्कुल, वो सारे इल्जाम इनके ऊपर आ गए। पेट्रोल 300 में गया तो देखिए, पीडीएम की इमरान गवर्नमेंट ने खान किया। साहब ने उसी वक्त ही लोगों की हमदर्दी हासिल कर ली थी जब उन्होंने 27 मार्च का जलसा किया था इस्लामाबाद में और साइफर लहराया था, बस। हालांकि उससे पहले लोग शदीद नाराज थे। इसका मतलब वही है ना कि लोग नहीं देखते। लोगों का जज्बाती एपी सेंटर जो है ना वो ना डेटा पे निसार कर रहा है फिलहाल, ना किसी और चीज के ऊपर, वो बस अभी उन्हें टाइम लगेगा। लोग कतई तौर पे कारकर्दगी को नहीं देख रहे, ये हमारे इंतखाबी नताइज बता रहे हैं। कारकर्दगी की कोई बुनियाद नहीं है, ठीक हो गया ना जी। ये इस पार्टी मंशूर की कोई बुनियाद नहीं है, बस वो एक नारे हैं, जज्बातियत है, हमदर्दी है। लोगों को आप कितना, लोगों को आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि लोगों की परसेप्शन किस चीज की तरफ है, एक उसको आप ट्रिगर कर लें। एक पॉलीथीन के शॉपर में आपके पास जो है ना कुछ चीज है और आपने उसको बेचना है, लोगों को नजर नहीं आ रही है, ये आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे मार्केटिंग करते हैं और कितने अच्छे तरीके से उसको बढ़ा चढ़ा के चीज, यही यहाँ पे होता है। तो देखें, शौरी सतह पे चूंकि पाकिस्तान में वोट कास्ट नहीं किया जाता, यहाँ बहुत सारे अवामिल होते हैं जो वोट कास्ट करवाते हैं। जज्बातियत होती है, अकीदत है, फिर ये अकीदत अब कल्ट का, जिसको हम कहते हैं कि कल्ट की सियासत बन गई है, वो है। ख़ानदानी मसाइल होते थे, मेरे और आपके कहने पे वोट दिए जाते थे, बरादरी के नाम पे दिए जाते थे, धड़े के नाम पे दिए जाते थे, एक दूसरे के साथ ज़ाती ताउन की बुनियाद पे दिए जाते थे, छोटे छोटे गली मोहल्लों के उसके लिए दिए जाते थे। तो जब इस बुनियाद पे दिए जा रहे हो तो फिर आप इन ऐसे वोटर्स को किसी भी तरफ आप अपने तरफ अच्छा, ये दुनिया भर में एक रिग्रेसिव हमने अप्रोच देखी है जिसमें ट्रम्प, बोरिस जॉनसन, इमरान खान, ये लोग आए और इन्होंने पब्लिक इमेजिनेशन भी कैप्चर कर ली, और खान साहब को ऑर्गेनिकली फारिग होने का मौका नहीं दिया गया, खान साहब को निकाल दिया गया। तो इसका मतलब है कि उनको बड़े आराम से एक सेकंड इनिंग मिल जाएगी, बिकॉज एस्टैब्लिशमेंट कोई भी हो उसकी भी अपनी तरजीहात है, 2-3 साल बाद बदल जाती है, कोई पता नहीं अभी 3 साल बाद जो है ये दोबारा ये कहानी आ जाए। तो मैं ये जो अब तनाजुर जो बन रहा है, 2013 हो गया, 2018 हो गया, 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट, इलेक्शन मैनेजमेंट, सारी कहानी हमने देख ली। फिर पीटीआई ऑन ग्राउंड अभी भी इस सारी उसके बावजूद चमचे, कड़चे, बैंगने और इंतखाबी निशानों के साथ भी सबसे बड़ी सियासी जमात अभी तक है, आप नहीं तोड़ सके। इसका मतलब है कि अगर वाकई फेयरनेस केयर होता तो पता नहीं कहानी क्या होती। तो ये इस मंजरनामे में अब हम, मेरा ख्याल है अगली वीडियो में इसको डिस्कस अगर करें कि आज के दिन से अगर हम शुरू करें तो पीपल्स पार्टी के पास, क्योंकि हम पीपल्स पार्टी सेंट्रिक गुफ्तगू कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी को क्या करना पड़ेगा हर सूबे में, वफाकी सतह पे वोटर जहां उनका नहीं है, टूट गया है, अपनी जमात को मुस्तहकम करना है, वापस लाना है, स्पेस बनी है उसको भरना है, तो जरा उसके ऊपर हम देखते हैं हम क्या सोचते हैं। तो आज के लिए इतना ही जी। अगली दफ़ा हम इस सीरीज़ की आखिरी वीडियो होगी अगली, जिसमें हम पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल के लाहे अमल के हवाले से जो भी हमारे जहन में राय बनी है डेटा की बुनियाद पर, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।